अस्सलाम वालेकुम। हमारे यूट्यूब चैनल उर्दू नॉवल कलेक्शन पर खुशामदीद। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो कर लीजिए इसको सब्सक्राइब, और अगर आपको अच्छी लगे हमारी वीडियो तो प्लीज़ इसको लाइक भी करें और कमेंट सेक्शन में आके हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। तो चलिए बढ़ते हैं अपने आज के नॉवल की तरफ, जिसका नाम है मोहब्बत का सुखन, और इसकी राइटर हैं आमना रियाज। उसने दोनों हथेलियों को आपस में रगड़कर सर्दी की शिद्दत को कम करना चाहा, फिर शानों के गिर्द लिपटी शॉल को कुछ और मजबूती से अपने गिर्द लपेटा और लकड़ी का मुनकश दरवाज़ा धकेलकर बाहर आ गई। नर्म हवा का सर्द झोंका चेहरों को छूकर कपकपाने पर मजबूर कर गया। नाक में जैसे मिर्चें सी घुल गई। उसने दाएं हाथ से नाक को रगड़कर उसे हरारत पहुंचाई और तेज तेज कदम उठाती गेट की तरफ आ गई। कोहर की मोटी सी तह लॉन के आखिरी कोने तक फैली हुई थी। लरसते हाथों से उसने गेट खोल दिया। कार में बैठे वलीद कासिम ने उसे किस कदर हैरानी से देखा। फिर जब वो पोर्च में कार लॉक कर रहा था तो वो गेट बंद करके उसकी तरफ आ गई। तुम कब आई? उसने पहले खुशगवार सी हैरत के जेरे असर पूछा, फिर गेट की तरफ देखा। वो चौकीदार कहाँ है? मैं शाम में आई थी शोएब भाई के साथ, और चौकीदार की बीवी बीमार हो गई है, इसलिए तो मैं बीवी को पसंद ही करता। हर दूसरे रोज बीमार हो जाने वाली सिर्फ। उसके पीछे आते वलीद ने अफसोस से इजहार राय किया तो वो जो मुनकश दरवाज़ा धकेल रही थी रुक गई और गर्दन मोड़कर बोली, हाँ, लेकिन तुमसे किसने कहा कि चौकीदार की बीवी को पसंद करते फिरो? फिर समझाने वाले अंदाज में बोली, सुधर जा वलीद कासिम, ये इधर उधर की ताका झांकी तुम्हें तुम्हें ज़रूर पिटवा कर छोड़ेगी। अरे ख्वामखा पिटे मेरे दुश्मन, वो बेनियाजी से कहता अपने बेडरूम की तरफ बढ़ गया। तो वो भी पीछे ही चली आई। यूं भी हमें कुंवारों की कमी है क्या, जो हम बीवियां देखते फिरे, और वो भी दूसरों की? तौबा तौबा, खुदा हमें इस कड़े वक्त से बचाए। हम तो अपनी बीवी ऐसे लाएंगे जिसे देखकर दूसरे खुश हों, है ना? जैनब ने फिक्रा उचक कर मुकम्मल किया और वलीद एक पल को अंदर ही अंदर झिंपा। वो बात को क्या मफहूम दे गई थी? बक्को मत, अम्मा जी सो गई? ताई की नौट ढीली करते उसने पूछा। हाँ हूँ, सो गई वो। बोली साथ ही बेड पर चाहे साथ ही बेड पर उछाले जाने वाली टाई कैच करते हुए उसने खफकी से घोरा तो वो चिढ़ाने वाले अंदाज में हंस पड़ा। खाना लगा दूं तुम्हारे लिए वलीद ने एक नज़र उसे देखा, फिर कोट की जेब से वॉलेट और मोबाइल निकालकर टेबल पर रखा। तुम खा चुकी हो? हाँ, माँ जी के साथ ही खा लिया था, उसने सरसरी अंदाज में बताया। चाइनीज़ राइस बनाए हैं साथ में। वलीद ने हाथ उठाकर रोक दिया। उफ नहीं यार, कहीं ऐसा ना हो मैं नदीदा बन जाऊँ, कसम से पेट में बिल्कुल गुंजाइश नहीं। फिर बोला, आज मैं अपनी सेक्रेटरी के साथ डिनर पर गया था। शर्ट के कफ खोलते हुए उसे बहुत राजदारी से बताया तो वो संजीदगी से बोली, ये तुम इतने बदजोक सेक्रेटरीज क्यों अपॉइंट करते हो वलीद, ताकि मेरे अच्छे ज़ौक की निशानदही हो सके? तुरंत जवाब आया, वैसे मेरा स्टाफ में एक से बढ़कर एक हसीन और बाज़ौक लड़की है, तभी तो सब की सब अपने बॉस पर जान छिड़कती है। उसने फर्जी कॉलर झाड़े तो मुस्कुराकर दरवाजे की तरफ बढ़ गई। ये खुशफहमी आपको ले डूबेगी हजरत। जी नहीं, हजरत की कश्ती में सुराख नहीं है। वो एकदम से तब उसके और दरवाजे के बीच हायल हो गया। कॉफ़ी बना लाऊं, बैठकर बातें करेंगे। मुझे भी नींद नहीं आ रही। नींद तुम्हें नहीं आ रही तो मगर मुझे तो आ रही है ना। किचन का रास्ता तुम्हें मालूम है, लिहाजा अपनी मदद आपके तहत काम करो। वो उसे हटाकर जाने लगी, मगर वो सामने आ गया बेहद मस्कीन सूरत बनाकर बोला, इतने दिनों से अपनी मदद आप ही कर रहा था, अब आ ही गई हो तो ये कार खैर करती जाओ। बहुत सारी दुआएं दूंगा मैं तुम्हें। उसने बाकायदा हाथों से इशारा किया तो वो हंस पड़ी। ये दुआएं तुम कल तक संभाल रखो, मुझे आज बहुत नींद आ रही है। वलीद ने उसकी स्याह भंवरा सी आंखों को देखा, फिर भी मुंह कर एक तरफ हो गया, गोया जाने की इजाजत दे दी। जैनब उसके इस बच्चों के से अंदाज पर बेसाख्ता हंसी, फिर उसके बाल मुंतशिर करके बाहर आ गई। अपने कमरे में जाते ही वो लिखने बैठ गई। आज मुझे वहीद बहुत याद आ रहे हैं, न जाने क्यों। उसकी रफाकत में गुजरा हुआ एक माह जो मेरे इन 2 सालों पर भारी है, मुझे लम्हा बलम्हा याद आ रहा है। पता नहीं उन्हें इस दुनिया से जाने की इतनी जल्दी क्यों थी। ना तो उन्होंने साथ जीने की कस्में खाई और ना ही साथ मरने का कोई वादा मेरे हाथ थमाया। तभी तो शायद अकेले ही चले गए, वरना इस एक्सीडेंट में ने मैं क्या कम जख्मी हुई थी। आज जब शोएब भाई मुझे यहाँ छोड़ने आ रहे थे तो मैंने उन्हें अपनी जॉब के मुतालिक बता दिया। उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा, बस खामोश रहे, मगर मैं जानती हूँ उन्हें मेरा ये एकदम बुरा लगा है। माँ जी और वहीद भी खफा होंगे, मगर मैं क्या करूँ? आखिर कब तक इन 2 घरों के बीच डोलती रहूँ? ऐसा नहीं है कि मुझे रुपए पैसे की ज़रूरत है, ये ज़रूरत तो शोएब भाई, तहमीना भाभी, माँ जी वक्तन फ़ौक़्तन बना के ही पूरी कर देते हैं, मगर अब मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। कल कला को भाभी अगर रवायती भाभी बन गई तो खुदा न खास्ता तो माँ जी तो हैं जिन्होंने फूफी या सास की बजाय मुझे बिल्कुल माँ की तरह किसी मोहब्बत दी है। फिर अगर कल को वलीद की बीवी
वैसे भी आने वाला वक्त तो हर किसी को डराता है और मैं भी हर एक इसी में शामिल हूँ। अब मैं सो जाती हूँ क्योंकि मुझे बहुत नींद आ रही है। किचन से खटपट की आवाज़ें आ रही थी। यकीनन वलीद कॉफ़ी बना रहा होगा। मेरा ख़्याल है अब उसको उसका कोई ना कोई बंदोबस्त कर देना चाहिए। वैसे तो मुझे बेहद प्यारा है, बिल्कुल हैदर की कार्बन कॉपी है। बस यहाँ संजीदगी नहीं है। वो कुछ और भी लिखना चाहती थी, मगर नींद की देवी कुछ ऐसी मेहरबान हुई कि लाइट भी ऑफ ना कर सके। वलीद, तुम्हें खुदा का वास्ता है, अब उठ भी चुको। चौथी बार दरवाजे में से मुंह निकाल कर चीखने के बजाय उसने अंदर आकर कंबल ही खींच लिया। और ये तरकीब हमेशा की तरह कारगर साबित हुई। तुम हमेशा बदसूरत विलन की तरह एंट्री दिया करो। ज़ैनब खातून नींद से बोझल आवाज़ में वो झिझलाकर बोला। अब क्या किया है मैंने? वो मुस्कुराहट दबाकर कंबल समेटने लगी। क्या किया? वो उठ बैठा, फिर उंगलियों से बाल संवारते हुए बोला, सारी शादी अच्छी तरह से हो गई। अब तो बस मैं अपनी दुल्हन का घूंघट उठाने ही वाला था कि तुम टपक पड़ी। हाँ हाँ, तुम और तुम्हारे ख्वाब। क्यों, क्या खराबी है मेरे ख्वाब में? वो लड़ने को तैयार था। माफ करो, मुझे कोई खराबी नहीं है तुम्हारे ख्वाबों में। वो बोली, मैं ये कह रही थी कि तुम नाश्ता तैयार कर चुकी हो। मैं 5 मिनट में तैयार होके आ जाऊँ और देर करने की सूरत में तुम मुझे कुछ भी खाने को नहीं दोगी, यही ना? वलीद ने ताईद तलब नजरों से उसे देखा, फिर झटके से खड़े होते बोला, तुम चलो, मैं 5 मिनट के बजाय 4 मिनट में तैयार होके आ रहा हूँ। फिर अपने अपने कहे के मुताबिक 2-4 मिनट में ही आ गया। तब तक अम्मा जी नाश्ता शुरू कर चुकी थी। तुम ऑफिस कितने बजे जाओगे? वलीद जो अखबार सामने रखे जल्दी जल्दी हेडलाइंस पर नजर दौड़ा रहा था, सर उठाकर उसे देखा, फिर अखबार एक तरफ डालकर ऑमलेट वाली प्लेट अपनी आगे खिसकाई। जितने बजे रोज जाता हूँ। क्यों? उसने बताकर पूछा। मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। वलीद ने किस कदर हैरानी से देखा। ऑफिस? ज़ैनब मुस्कुराई। अभी वो उसे लाहौर आने का मकसद नहीं बताना चाहती थी। नहीं, ऑफिस तुम अकेले ही जाना, मुझे कहीं और जाना है। यानी लिफ्ट चाहिए? वो इस बात में मुस्कुराया। फिर जब वो चाय का आखिरी सिप भी हलक में उतार चुका तो उठते हुए बोला, अच्छा अम्मा जी, मैं जा रहा हूँ। और मैं भी। ज़ैनब भी उठ खड़ी हुई। माँ जी ने बहुत शफकत से दोनों के सर पर हाथ फेरा और नसीहत बतौर ख़ास वलीद को की थी। जी माँ जी, मैं स्लो गाड़ी ही ड्राइव करूँगा। फिर ये जानशीन है ना आपकी मेरे साथ? उसने ज़ैनब की तरफ इशारा किया। उसके बाद वो यक्के बाद दीगरे बाहर निकले। कहाँ ड्रॉप करूँ तुम्हें? मेन रोड पर आते ही उसने पूछा। डीपीएस के सामने। ज़ैनब ने हतमी मकदूर सरसरी अंदाज इख्तियार किया, तो इसके बावजूद वो चौंक गया। एक नज़र उसे देखा, फिर विंड स्क्रीन से बाहर नजरें जमाते हुए बोला, डीपीएस स्कूल? ज़ैनब ने सर हिलाकर उसके शक पर तस्दीक की मोहर लगा दी। मेरी मालूमात के मुताबिक तो तुम हिस्ट्री में मास्टर्स कर चुकी हो, फिर यकायक नर्सरी में एडमिशन लेने का ख्याल क्यों आया तुम्हें? उसकी शरारत को नज़रअंदाज करते हुए वो संजीदगी से बोली, मुझे जॉब मिल गई है वलीद, और आज ही से ज्वाइन करना है। उसे पता था कि ये बात अम्मा जी की तरह वलीद को भी बुरी लगेगी। उन्हें तो वो किसी तरह राजी कर ही चुकी थी, और अब ये बात का रद्द-ए-अमल उसके चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। तुम? उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, फिर फौरन ही लब भींचकर नजरें बाहर टिका दी। आंखों में साफ दुरुस्तगी और खफगी जैसे तासुरात नजर आ रहे थे। कार की स्पीड भी गैर मामूली हद तक बढ़ा दी गई थी। ज़ैनब ने उसके तने हुए चेहरे को देखा, फिर खामोशी में आफियत जानी। अगरचे स्कूल में पहला दिन था, मगर चूंकि उसका ज़हन वलीद में अटका हुआ था, सो वो कुछ भी ढंग से ना कर पाई। वापसी स्कूल वैन से हुई। वलीद के आने में भी कुछ देर थी, सो वो माँ जी के कमरे में आ गई। वो उसे देखकर मुस्कुराई। ये मुस्कुराहट गालिबन उनकी शख्सियत का हिस्सा थी, क्योंकि वलीद को देखकर भी वो ऐसी ही मुस्कुराहट की किरणें उनके होठों पर दमकती थी। कैसा रहा स्कूल का पहला दिन? जी बस ठीक रहा। वो थकान ज़्यादा सा जवाब देकर उनके पास ही कमर में घुस गई। माँ जी ने बड़ी मोहब्बत से उसकी पेशानी से बाल समेटे। थक गई हो ना? वो वाकई थक गई थी, मगर उनका ख्याल करते हुए हंसकर नफ़ी में सर हिलाया। मगर उनकी तसल्ली नहीं हुई, इसलिए मैं तुम्हें रोक रही थी। आखिर ज़रूरत ही क्या है तुम्हें नौकरी करने की? घर में फारिग रह कर मैं बोर हो चुकी हूँ। माँ जी पिछले साल तक तो पढ़ाती थी ना, मगर अब वलीद को अंदर आता देखकर वो खामोश हो गई। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। उसने भी संजीदगी से आकर माँ जी के सामने सर झुकाया। अब तुम जल्दी कैसे आ गए? वलीद उसकी पेशानी पर प्यार करते हुए उन्होंने किस कदर तशवीश से दरियाफ्त किया। वो कुर्सी घसीट कर उनके करीब ही बैठ गया। कुछ खास वजह नहीं, ज़रा सर में दर्द था। तुम कपड़े बदलो, तब तक मैं खाना गर्म कर देती हूँ। उसके बाद चाय पीकर कुछ देर के लिए सो जाओ, दर्द ठीक हो जाएगा। आप बैठे माँ जी, मैं गर्म कर लेती हूँ। ज़ैनब ने रोकना चाहा तो वो बोली, तुम भी तो थकी हुई हो। वो बाहर निकल गई। ज़ैनब कुछ सोचकर रुक गई। पहले बंद दरवाजे को देखा, फिर उसे, मैं भी तुमसे बड़ी हूँ, कभी मुझे भी सलाम कर लिया करो। वलीद ने उसे खफगी से घूरा तो दबाते बैठी थी। वो जो हंसी दबाते बैठती खिलखिलाकर हंस पड़ी। वो उसे हंसता देखता रहा, फिर बाहर जाने लगा तो एकदम उसके सामने आ गई। खफा हो अगरचे मालूम था, फिर भी डोर का सिरा कहीं से तो पकड़ना ही था। वलीद ने जवाब देने के बजाय सीने पर बाजू बांधकर अपनी गहरी नजरें उसके चेहरे पर गाड़ दी, जिनमें खफगी थी, तासुब भी। तुम मेरी पोजीशन समझने की कोशिश करो वलीद। मैं उसने तवक्कुफ से कहा, मैं घर में बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ। इसने अपनी बेबसी का इजहार यूं ही मुनासिब समझा। वलीद उसे देखता रहा, फिर पिछले सेन की तरफ खुलने वाली खिड़की में जा रुका। बोरियत दूर करने के और भी 100,000 तरीके हैं। उसने रुक कर एक ही पल में जैसे सारे हालात का जायजा ले लिया। ज़ैनब को वो बहुत हद तक समझने लगा था।
بور ہو جاتی ہو تو میرے ساتھ آفس چلو، مجھے یہ بات قطعاً پسند نہیں کہ ہمارے خاندان کی لڑکیاں یوں ٹکے ٹکی کی نوکریاں کرتی پھرے۔ وہ قطعیت سے بولا۔ ٹکے ٹکی کی نوکریاں، اسے جیسے اس جملے سے کے حصے پر اعتراض تھا۔ وہ لوگ مجھے بہت اچھی پے دے رہے ہیں۔ اچھی پے؟ اس نے دہرایا، پھر تن سے بولا، کتنی دے رہے ہیں؟ 3,000، 6,000 یا اس سے زیادہ؟ اس سے بھی کچھ زیادہ زیادہ مجھے جھلا کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ وہ اپنی بات اسے سمجھا نہیں پا رہی تھی۔ ولید نے اسے الجھن سے دیکھا تو اس کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھ گیا۔ ہمارا بزنس میں نے اور حیدر بھائی نے مل کر شروع کیا تھا زینب، لہٰذا تمہارا حق بھی اتنا ہی ہے جتنا میرا۔ اب اگر تم جاب بھی کرنا چاہتی ہو تو آفس آ جایا کرو۔ اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ تمہیں تمہاری الٹی سیدھی سوچوں سے بھی نجات مل جائے گی۔ اور جیسے اس کی چوری پکڑتے ہوئے مسکرایا۔ زینب کی آنکھیں نظریں گود میں رکھے ہاتھوں سے نہیں ہٹی۔ ولید نے کچھ دیر جواب کا انتظار کیا، پھر دایاں ہاتھ اس کے سر پر رکھ کر اس کا سر دائیں بائیں ہلاتے ہوئے بولا، سن رہی ہو یا نہیں؟ سن چکی ہوں۔ اس نے جھلا کر اس کا ہاتھ جھٹکا۔ ولید مسکرا دیا۔ سمجھی بھی ہو یا نہیں؟ سمجھ گئی ہوں، تیزی سے بولی ولید اپنی گھٹنوں پر ہتھیلیاں سے بوجھ ڈال کر کھڑا ہو گیا۔ اچھا کیا سمجھی ہو؟ شریر لہجے میں اس نے اس سے دریافت کیا۔ یہی کہ تم بہت بڑے ہو گئے اور نصیحتیں کرنے لگے ہو۔ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے خفگی سے بولی۔ ولید ہنستا ہی چلا گیا، پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھڑا کیا۔ ہنستی رہا کرو زینب، اچھی لگتی ہو۔ تو اپنی پیاری سی دوست کو بہت پیار سے دیکھتے ہوئے بولا تھا، ظاہر ہے میں اچھی ہوں تو اچھی ہی لگوں گی نا۔ وہ مسکراہٹ دبا کر ایک اور شانے بے نیازی سے کہہ کر باہر نکل گئی۔ ولید وہیں کھڑا سوچتا رہا، پھر مسکرا دیا۔ اس رات وہ اپنی ڈائری میں لکھ رہا تھا، مجھے لفظوں سے کھیلنا نہیں آتا، صرف اتنا کہوں گا کہ اس کی مسکان بہت خوبصورت ہے۔ شاید اس دن بھی وہ مسکرا ہی رہی تھی جب پہلی بار میرے دل نے اسے حاصل کرنے کی تمنا کی تھی۔ شام بڑی اجلی سی تھی۔ گزشتہ دنوں کے برعکس آج قہر نے اپنے پنکھ نہیں پھیلائے تھے۔ اس کے باوجود سردی بے حد کڑاکے دار تھی۔ ماں جی عبدالکریم کو ساتھ لگائے گندم اور خشک میوہ جات بنا کر نشاستہ تیار کر رہی تھی۔ ان کے خیال میں یہ گاؤں کی خاص سوغات تھی جو انہوں نے اپنی دادی سے سیکھی تھی، اور ٹی وی کے سامنے بیٹھی تھی جس پر کوئی گیتوں کا پروگرام چل رہا تھا۔ ایک نظر اسکرین پر ڈالی، دوسری ہاتھ میں پکڑی کتاب، اور ساتھ ہی ساتھ مونگ پھلی سے لطف ہوا جا رہا تھا۔ ولید ابھی سو کر اٹھا تھا۔ سیڑھیاں اترتے اسے دیکھا، پھر اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ السلام علیکم، آواز میں ابھی بھی نیند کا خمار تھا۔ وعلیکم السلام۔ زینب نے اسے دیکھا، پھر وال کلاک کو۔ یہ کوئی وقت ہے اٹھنے کا؟ آج سنڈے ہے۔ اس نے دیر سے اٹھنے کی اپنے تئیں اس نے معقول وجہ بتائی تو مزید ڈپٹ کر بولی، سنڈے ہے نہیں بلکہ تھا، شام کے 5 بج رہے ہیں اس وقت۔ یہ تم کیا پڑھ رہی ہو؟ اس کی بات انسنی کر کے وہ کتاب اس کے ہاتھ سے لے کر دیکھنے لگا۔ زینب نے اسے گھورا پھر کتاب جپٹی۔ تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گی، مجھے سمجھنے کا شوق بھی نہیں ہے، اس نے ناگواری سے ناک سکیڑ کر کہا۔ اس کتاب کا تو نام ہی اس قدر خوفناک ہے کہ بندہ محبت سے ہی گھبرا جائے۔ او گاڈ! محبت مردہ پھولوں کی سمفنی، یہ کیا نام ہے؟ ایک تو محبت، پھر پھول، اور وہ بھی مردہ، اور یہ سمفنی کیا بنا ہے؟ نہ جانے یہ اردو رائٹرز کس قسم کے نام رکھتے ہیں۔ اب یہ دیکھو، اس نے میز پر پڑی کتاب اٹھائی، قربت مرگ میں محبت، یہ قربت مرگ، یہ لفظ اس نے زیر لب بڑبڑایا، پھر سر کھجا کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ یہ قربت کیا ہوتی ہے؟ تمہارا سر ہوتی ہے۔ زینب نے کتاب کھینچ لی۔ اب خدا کے واسطے میرے سر کی شان میں قصیدے نہ پڑھنا، بس جلدی سے اٹھ کر تیار ہو جاؤ، ذرا مارکیٹ تک جانا ہے۔ میں نہیں جا رہی۔ زینب نے خفگی کے اظہار کے طور پر چہرے کے آگے کتاب کر لی، مگر ولید نے کتاب چھین لی۔ خواہ نہیں جا رہی، بس اب ایک لفظ بھی نہیں سنوں گا، فوراً سے بیشتر اٹھ جاؤ۔ وہ رعب سے بولا، اور اس رعب میں استحقاق تھا۔ زینب کو نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھنا پڑا۔ ولید کے دوست کی شادی تھی، اس لیے اسے گفٹ لینا تھا، تبھی چوائس کے لیے اسے لے جا رہا تھا۔ گفٹ خرید کر وہ اس کے نانا کرنے کے باوجود مارکیٹ سے منسلک چھوٹے سے ریسٹورنٹ میں سوپ پلانے کے لیے لے آیا۔ مینیو کارڈ پر نظر ڈالنے سے پہلے وہ اپنا فیورٹ سوپ آرڈر کر کے بیٹھ گیا، پھر نگاہ نہ جانے کہاں گئی تو میں ابھی آیا کہہ کر کچھ فاصلے پر موجود ٹیبل کی طرف چلا گیا۔ وہاں واپسی پر ایک بے حد خوبصورت کی لڑکی کے ساتھ ہوئی تھی۔ زینب، یہ فاتین ہے، ولید نے تعارف کروایا تو زینب نے مسکرا کر اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ وہ لڑکی خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ خوش اخلاق و خوش گفتار بھی تھی۔ زینب کو اندازہ ہو گیا وہ اور ولید آپس میں کافی فرینک ہے۔ اچھا بھئی، اب میں چلتی ہوں۔ کچھ دیر بعد وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ زینب نے ساتھ سوپ پینے کی دعوت دی تو وہ بولی، ڈیو رہا، ابھی تو میں اپنے کزن کے ساتھ آئی ہوں، ابھی بھی وہ تنہا بیٹھا مجھے گالیاں دے رہا ہوگا، اسے بھی یہیں بلا لیتے ہیں۔ ولید کہنے کے ساتھ ہی اٹھ کر چلا بھی گیا۔ خواتین سے ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی۔ واپسی تک زینب کے ذہن میں ایک سوال خود بت مچا رہا تھا۔ تبھی جب ولید نے گاڑی فرسٹ گیئر میں ڈالی تو بولی، یہ بہت اچھی لڑکی ہے یہ فاتین، ہے نا؟ ہم اچھے تو ہمارے فرینڈ بھی اچھے۔ اس نے فرضی کالر جھاڑے۔ زینب نے ایک چوٹ اس کے شانے پر رسید کی تو وہ ہنسنے لگا۔ بات سنو میری ولید، اماں جی اب تمہاری شادی کر دینا چاہتی ہیں۔ ہاں تو ضرور کریں، میں نے کب منع کیا ہے؟ وہ مسکراہٹ دبا کر بولا۔ زینب پرجوش انداز میں اس کی طرف گھومی۔ کوئی لڑکی ہے نظر میں؟ صرف ایک؟ بھئی بہت ساری ہیں۔ آنکھوں میں شرارت چمکنے لگی۔ زینب کا جوش صابن کے جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔
संजीदा हो जाओ वलीद। माँ जी वाकई बहू लाना चाह रही है यार, मैं 100% संजीदा हूँ। माँ जी हुक्म तो करे, मैं उनके कदमों में आज ही बहुओं का ढेर लगा दूंगा। मुझे टालने की कोशिश मत करो, सचमुच बताओ फातिन है ना वो क्या गज़ब कर रही है ना, वो सिर्फ मेरी दोस्त है। दोस्ती ही मोहब्बत की तरफ पहला कदम होता है। वलीद ने एकदम गर्दन मोड़कर उसे देखा। अब क्या तकलीफ है? वो चिढ़कर बोली। कुछ नहीं। वलीद ने नफ़ी में गर्दन हिलाकर नज़रें वापस बाहर टिका दी। ज़ैनब तप कर बाहर देखने लगी और नाराज़गी के इज़हार के तौर पर वो बाकी का तमाम रास्ता खामोश रही। वलीद खुद ही बोलता रहा, उसकी खामोशी पर फ़िक्रें कसता रहा, मगर वो खामोश रही। घर पहुँचकर वो बगैर कुछ कहे फ़ौरन कार से उतर जाना चाहती थी, मगर वलीद ने पुकारा तो वो रुक गई। अल अ, अलबत्ता ना कुछ कहा, ना पलटी। वो मुझे तुमसे कुछ कहना है। ज़ैनब स्टीयरिंग पर दोनों हथेलियाँ जमाए वो विंड स्क्रीन से बाहर पोर्च के फर्श पर किसी अनदेखे ज़रे को खोजते हुए संजीदगी से बोला। ज़ैनब एक पल को ठटकी, फिर उस बात को पहली गुफ्तगू से अख़ज़ करते हुए मुस्कुराहट दबाकर बोली, उसकी तरफ घूमी। कहो, चेहरे पर इस दर्जा संजीदगी थी कि वलीद ने गर्दन मोड़कर उसकी तरफ देखा, फिर झिझकते हुए बोला, नहीं तुम खफ़ा हो जाओगी। नहीं तुम कहो। अच्छा रहने दो। अपनी जानिब का दरवाज़ा खोल रहा था जब ज़ैनब ने एकदम उसका बाजू पकड़ लिया। नहीं मुझे बताओ। सारी संजीदगी हवा हो गई थी। अब वहाँ फ़क़त तजस्सुस ही तजस्सुस था। वलीद ने एक नज़र उस पर डाली। तुम खफ़ा हो जाओगी ज़ैनब। वो बसी के से वो बेबसी के से अंदाज में उसे तनबीह कर रहा था। वो एकदम बोली, नहीं मैं खफ़ा नहीं होंगी, तुम कहो। वो मैं ये कहना चाहता था कि उसने तवक्कुफ़ किया। ज़ैनब का तजस्सुस इंतहा को छूने लगा कि तुम डल कलर मत पहना करो, भूतनी लगती हो। अपना जुमला मुकम्मल करके वो मुँह फाड़ कर हँसने लगा। ज़ैनब के असाब एक पल को ढीले पड़कर तन गए और उसे इस कदर अहमकाना बात की तवक्का नहीं थी। ज़ेहन में तो उसकी शादी घूम रही थी, लिहाज़ा एक झटके से उसका बाजू छोड़कर उतर गई। वलीद ने रोका भी नहीं क्योंकि वो हँसने में मसरूफ़ था। चमकदार धूप की हिद्दत जिस्म को बहुत भली लग रही थी। बैरूनी दरवाज़े से लिपटी बोगनवेला भी बहुत खुशगवार नज़र आ रही थी। धोबन चिड़िया के साथ मिलकर कमरियों ने एक उद्यम मचा रखा था। ज़मुर्द बे ज़मुर्दे सब्ज़ ज़ुबुर सब्ज़ सब्ज़ा निकर का अजीब-सी छत दिखा रहा था और ऐसे में लॉन के बीचों-बीच कैन की सफ़ेद कुर्सियों पर विराजमान वलीद कासिम के किनुओं से शुगल फरमाते हुए बड़ी संजीदगी से किसी मौज़ू पर गुफ्तगू कर रहा था। ज़ैनब के साथ अब्दुल करीम को आता देखकर उसने मौज़ू बदल दिया। अब्दुल करीम गैर मामूली तौर पर चुप था, बल्कि संजीदगी से मुँह फुलाए हुए था। तुम्हें क्या हुआ है? अम्मा जी ने पूछा तो वो ट्रे टेबल पर चटकने के से अंदाज में रखकर सीधा हुआ, फिर दोनों बाजू कमर पर रखकर एक खफ़की भरी निगाह ज़ैनब पर डाली। यार अब्दुल, ये घुरियाँ बाद में डाल लेना, पहले ये बताओ कद्दू के जैसी शक्ल क्यों बना रखी है? आपको पता है सर जी, ये बाजी जी कल कल जा रही हैं अपने भाईजान के घर। पूछे अम्मा जी क्यों जा रही है इतनी जल्दी? शिकायती से अंदाज में वो माँ जी की तरफ घूमा। मेरा जाना ज़रूरी है अब्दुल, वो पूरे 3 दिन से तो मैं यही हूँ। ज़ैनब ने नरमी से उसे समझाया। 15-16 साल का ये लड़का अम्मा जी का जुज़ वक़्ती काम काज के लिए रखा गया था। 10 साल की उम्र में वो इस घर में आया था और अब तक वो बहुत घुल मिल गया था। ज़ैनब के समझाने के बावजूद वह हनूज़ खफा शक्ल बनाए अंदर की तरफ चला गया तो अम्मा जी बोली, एक तो पहले ही इतने दिनों बाद आती हो, फिर जाने की भी जल्दी होती है। कितनी बार कहा है मेरे पास ही रहो, मगर तुम सुनती नहीं हो। मेरा दिल नहीं लगता ज़ैनब। मेरा भी किसी के दिल में गूंज गूंज उभर कर लबों पर वो खफीफ सा तबस्सुम बखेर गई। ज़ैनब ने बड़े प्यार से माँ जी के गले में बाजू हाइल कर दिए। पक्का वादा, अगली बार आऊँगी तो आपके पास बहुत सारे दिन रहूँगी। अभी मेरा जाना ज़रूरी है वहाँ साहिवाल में। तहमीना भाभी मेरे बगैर तनहा हो जाती है और अब कल से बुखार में फ़र्क नहीं है। तभी शोएब भाई ने मुझे फ़ोन किया है। कह रही है तुम भी ठीक हो। तन्हाई बड़ा अज़ाब है और इस बुढ़ापे में तो वैसे भी घंटे सदियों बन जाते हैं और ये वलीद तो सारा दिन ऑफ़िस में होता है। शाम में दोस्तों के साथ निकल जाता है। खाली घर मुझे काट खाने को दौड़ता है। उदास मत हो अम्मा जी, आप कह रही हैं ना आप कह रही थी ना क्या वलीद की शादी हो जानी चाहिए, तो ये बहुत मुनासिब वक़्त है इस शादी के लिए। इसके बाद आप एक दर्जन बच्चों की दादी बन जाएँगी। इंतहा सारी तन्हाई ख़त्म हो जाएगी। क्यों? वलीद तो उसकी उनकी अफ़सरदगी ख़त्म करने के ख़्याल से बोली तो साथ ही उसे भी गुफ्तगू में शामिल किया। अरे सिर्फ़ 1 दर्जन ही क्यों, मैं तो 2 दर्जन का इरादा किए बैठा हूँ। शर्म करो, माँ के सामने इस किस्म की बात करते हुए हया नहीं आती? उन्होंने उसे डपटा तो वो कुर्सी लेकर उनके कुछ और करीब घसीट कर बैठ गया। मैं तो सिर्फ़ आपकी वजह से कह रहा हूँ, वरना मुझे तो आधा दर्जन भी काफ़ी रहेंगे। उसका अंदाज़ अभी भी शरीर सा था। तुम बच्चों को हम माँ-बाप की खुशियों का एहसास होता ही कब है? अरे वो एहतजाज करना चाहता था। एक वो हैदर है, ऐसा बीवी और बेटा-बेटी के साथ जाकर दुबई बसा है कि माँ को ही भूल गया। इतना नहीं होता कि कभी साल 2 साल बाद आके बूढ़ी माँ की को सूरत दिखा जाए, मरहूम बाप की कब्र पर 2 हरफ फातिहा के ही पढ़ दे। वो किस्से पेच दर पेच खोलती जा रही थी। अभी मज़ीद इरादा था, मगर अब्दुल ने उनकी नंद के फ़ोन की बाबत ख़बर दी तो वो अंदर चली गई।
तो वो अफसुर्दगी से बोली, देखा माँ जी कितनी तन्हाई महसूस करने लगी हैं। देखा तो वाकई शादी कर लो वलीद, बहू के आने से कम माँ जी की तन्हाई तो दूर होगी। अच्छा, ज़ैनब ने थोड़ा उलझ कर उसे देखा। तुम वापस कब जा रही हो? उसने पूछा। कल शाम को शोएब भाई आ रहे हैं लेने। वो कुछ पल खामोश रहा, फिर बोला, तुम्हें पता है अभी माँ जी मुझसे क्या कह रही थी? कि हमारी ज़ैनब आम लड़कियों जैसी बिल्कुल भी नहीं है। हैं भला इस बात का क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हारे आम लड़कियों वाले गट्स सिरे से हैं ही नहीं। सब लड़कियां हंसमुख होती हैं, हरदम हंसती मुस्कुराती शरारतें करती हुई होती हैं, जबकि तुम उसने नागवारी से नाक सुकड़ी हर वक्त सड़ी भूसी शक्ल लेकर घूमती रहती हो। हंसती भी हो तो बिल्कुल ऐसे जैसे हंसी उधार ले रखी हो, जिसे सीन सीध कर इस्तेमाल करना फ़र्ज़ है। ज़ैनब खामोशी से उसे सुनती रही। खैर, सड़ी भूसी शक्ल तो नहीं है मेरी, और हंसती भी मैं खूब हूँ। जहाँ तक आम लड़कियों वाली बात है, तो 2 महीने बाद मैं पूरे पूरे 26 बरस की हो जाऊंगी। इस उम्र में लड़कियां ऐसी ही होती हैं, यानी संजीदा और सोबर। उसने आखिरी 2 लफ्ज़ पर जोर दिया तो वलीद बोला, हूँ संजीदा और सोबर, कंधे उचकाकर बोला। हमें तो यूं भी इन दादियों वाले स्टाइल में अच्छी लगती हो, यानी संजीदा और सोबर। उसने भी आखिरी 2 लफ्ज़ों पर ही जोर दिया। जैनब का कहका बड़ा बेसाख्ता था। तारीफ का ये अंदाज कोई नया तो ना था। उसने हंसते हुए वलीद के बाद मुंतशिर करना चाहे तो वलीद ने उसका हाथ पकड़कर हथेली अपने सामने खोली और कुछ कितनी देर तक देखता रहा। भाई क्या देख रहे हो? जैनब ने भी अपनी नजरें हथेली पर जमाई। देख रहा हूँ हाथ की लकीरों में मेरा नाम भी है या नहीं। वो संजीदगी से बोला, मगर आंखें शरारत से लबरेज थी। तो फिर मिल गया अपना नाम? वो भी शरारत से गोया हुई। हाँ, मिल गया। वलीद ने उसका हाथ दोनों हथेलियों में जकड़कर निगाहें उसके चेहरे पर जमा दी। जैनब, मुझसे शादी करोगी? इस एक पल में आसमान पर मौजूद सितारे यके बाद दीगरे टूटने लगे। जैनब कंग सी उसकी सूरत तकते गई। शायद वो मजाक कर रहा, मगर ना मजाक था ना ही शरारत, बल्कि एक नरम सा तासुर था। जैनब ने नागवारी से अपना हाथ खींच लिया। क्या बकवास कर रहे हो? उसका ख्याल था उसे मैं देखकर यकीनन वो हंस देगा, मगर वो बोला, बकवास नहीं है लड़की, प्रपोज कर रहा हूँ मैं तुम्हें। कहो कहो कि मुझसे शादी करोगी? शट अप वलीद, आई से जस्ट शट अप। वो धाड़ी, तो अगर तुम मजाक कर रहे हो तो ये इंतहाई घटिया मजाक है। मजाक? उसने यूं देखा जैसे उसकी अकल पर अफसोस कर रहा हो। मजाक नहीं है ये जैनब, मैं संजीदा हूँ, शादी करना चाहता हूँ तुमसे, क्योंकि तुम्हें चाहने लगा हूँ मैं। और बस बस, जैनब ने एक ने ल- उंगली उठा जैनब ने उंगली उठाकर रोक दिया। बस वलीद, कसम, अब आगे एक लफ्ज़ भी मत कहना। वो हमारे तैश के लड़ज रही थी। जैनब झटके से खड़ी हुई और पाँव चटकती अंदर चली गई। वलीद ने उसे जाते देखा, फिर उंगलियों से बात संवारते हुए कमर कुर्सी की पुष्टि टका दी। शाहीन कभी प्रवास से थक कर नहीं गिरते। वो मुस्कुराया और कुर्सी पर नीम दराज हो गया। जैनब इस शाम को चली गई और वलीद जानता था वो बहुत खफा होकर गई है। शुक्र है तुम आ गई, पता है मैं तुम्हें कितना मिस कर रही थी। उसे चाय का कप थमाकर तहमीना भाभी उसके करीब ही बैठ गई। यहाँ करती है माँ? माँ जी। वो चाय का बड़ा सा सिप लेते हुए मुस्कुराई। सिर्फ अम्मा जी? वलीद भी तो तुम्हें मिस करता होगा। उसे लगा भाभी तंज कर रही है, मगर उनका अंदाज बहुत आम सा था। वो अपनी ही सोच को रद्द करते हुए देखकर फिर मुस्कुराई। हाँ, वो भी, बल्कि वो तो मुझे आने ही नहीं दे रहा था। आपकी बीमारी का बताया तभी आने दिया। स्टेशन पर भी वही मुझे छोड़ने आया। वो खुद भी नहीं जानती थी कि झूठ क्यों बोल रही है। बहुत अच्छा किया तुमने जो आई। अब कुछ दिन इत्मीनान से मेरे पास रहो, फिर तो वहाँ रहना है। जैनब ठिठक सी गई। चाय का घूंट हलक में अटकने लगा। क्या मतलब भाभी? अब के भाभी चौंकी। बिल्कुल ही बेख्तियारी में कह गई थी, 100%। बात पलट दी। मेरे पास तुम्हारे लिए खबर है ज़ैनी। उन्होंने तजस्सुस फैलाना चाहा और ज़ैनब के अंदर खौफ सा फैल गया। कौन सी खबर? भाभी निचला होंठ दांतों में दबाए उसे देखती रही। इस पल बहुत दिलफरेब सी मुस्कुराहट उनके लबों पर खेल रही थी। तुम फुप्पो बनने वाली हो? सच? उसने मारे खुशी की चीख मारी। तो 9 साल की मनतों मुरादों के बाद ये खबर मिली थी। भाभी हंसने लगी। 100% सच। जैनब उनसे लिपट गई। बहुत बहुत मुबारक हो भाभी। खुश होने के साथ शर्माई हुई भी थी। क्या नाम रखेंगे? अरे भाई, अभी तो बहुत वक्त है। वो उसके साथ हंसने लगी। इतनी अच्छी खबर इतनी देर से क्यों दी आप लोगों ने? कल जब शोएब भाई का फ़ोन, अरे याद आया, आपको तो बुखार था ना। झूठ नहीं बोलते तो तुम इतनी जल्दी वापस कैसे आती हो? अपने कारनामे पर खुश हो रही थी, तभी फ़ोन की बेल चीख उठी। भाभी भाभी फ़ोन रिसीव करने चली गई तो वो चाय का बर्तन धोने लगी। जहन घूम कर फिर वलीद कासिम में जा टिका था। खुद भी नहीं समझ पा रही थी कि उसकी बात ने गुस्सा दिलाया या अफसोस। अरे कहाँ हो? भाभी ने उसका कंधा हिलाया तो वो चौंकी। मैं कब से बोल रही हूँ, मगर तुम न जाने कहाँ हो। हाँ, वो अब भतीजा भतीजी का नाम सोचने लगी थी। उसने बात बनाई, वरना हकीकत हकीकत ये थी कि अपने से भाभी के आने तक की खबर ना हुई। किसका फ़ोन था? शोएब का। भाभी ने बताया, कह रहे थे लंच टाइम में घर नहीं आ सकेंगे, कुछ ज़रूरी काम है, लिहाजा हम दोनों इंतज़ार ना
करें उनका। भाभी ने चूर तवा चूल्हे पर चढ़ाया तो हड्डियाँ की तरफ मुतवज्जा हो गई। यूँ ही इधर-उधर की बातों में वक़्त कट गया। फिर जब वो दोनों खाना खा रही थी, तो एक बार फिर फ़ोन बजने लगा। देखो ज़रा किसका है, मैं पानी लेकर आऊँ। भाभी किचन में चली गई और टेलीफ़ोन स्टैंड की तरफ आई। हेलो, मैं हूँ, कैसी हो? वो खामोश रही। अगर वो ना भी बताता तो वो पहचान नहीं लेती। कुछ कुछ कहोगी नहीं? वो मुतबस्सम लहजे में पूछ रहा था। अच्छा डाँट ही दो, वो अभी भी खामोश है। तुमने बहुत अच्छा किया कि साहिवाल चली गई। अब मैं जल्दी आऊँगा तुम्हें लेने बारातियों के साथ। वो सुलग कर रह गई, ज़रूर आना बारातियों के साथ मेरे जनाज़े में शरीक होने। उसे तड़क कर फ़ोन चटक दिया। दिल एक अथाह में डूब कर उभरा। फिर दिमाग बस एक पल को माऊफ हुआ था। उसने सर को झटक दिया। किसका फ़ोन था? उसे आते देख भाभी ने कहा, वलीद का। वो बैठ के उसे लगा भाभी सुनकर मुस्कुराई और ये वहम नहीं था। वो वाक़ई मुस्कुरा रही थी। ज़ैनब क्या ख़्याल है तुम्हारा वलीद के बारे बारे में? भाभी का खोजता हुआ अंदाज़ उसके अ सीने में पे अन्नी की तरफ व्यवस्थ हो गया थे। क्या मतलब तुम्हें वलीद ने नहीं बताया? उन्होंने बहुत शरीर से अंदाज में अपनी नंद को देखा। ज़ैनब कितने ही देर कुछ ना बोल सकी। क्या आपने वलीद से खुद कहा है? उसे अपनी आवाज़ गहरी खाई में गश्त करती गूंज की मुशाबह लगी। नहीं, उसने कुछ नहीं कहा। अलबत्ता मैंने अंदाज़ा ज़रूर लगाया कि तुम और वो बस भाभी। उसने उन्हें टोक दिया। भाभी उसे हैरत से देख रही थी। अगर वलीद हिमाकतें कर रहा है तो इसका मतलब ये कतई नहीं कि मैं भी उसके साथ शरीक हो जाऊँ। भाभी चुप की चुप रह गई। उसके लहजे में कतियत ने उन्हें कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन ज़ैनब अगर ऐसा हो भी जाता है तो इसमें क्या बुराई है? वो तुम्हारा कज़न है, वो मेरा देवर है। वो ज़ोर देकर बोली। बहरहाल मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती, ना आज और ना कल। और प्लीज़ भाभी, इसके लिए आपको मेरा साथ देना होगा। उसने उनका हाथ थाम लिया। अपने अटल फैसले के बावजूद कोई बात उसे अंदर ही अंदर हौला रही थी। भाभी ने उसके चेहरे पर गर्दिश करते साए देखे। परेशान होने की ज़रूरत नहीं, तुम्हारी मर्ज़ी के बगैर तो कुछ भी नहीं होगा। उसने सर हिलाया, अलबत्ता सुकून नहीं हुआ। वो सोच रही थी भाभी ने अंदाज़ा लगाया इससे पहले कि कोई और भी लगाए, मुझे कुछ करना होगा। वलीद को इसकी हिमाकत का एहसास दिलाना होगा। वो यही सोचकर वापस लाहौर खींच लाई थी यही बात उसे वापस लाहौर खींच लाई थी। बहुत नॉर्मल से अंदाज में उसे मिली। वलीद का अंदाज भी बिल्कुल वैसा ही था जैसे इससे कबल हुआ करता था। उसकी आंखों या बातों में ऐसा कोई तासुर ना था जो उसे चौंका देता। अलबत्ता एक झिझक सी दर आई थी उसके अपने रवैये में, जिसे वो नापसंद करते हुए भी दूर नहीं कर पाई थी। जिस मकसद के लिए वो यहाँ आई थी। इसकी पहली कड़ी यूँ पूरी हुई कि उसने लाइबा की तस्वीरें माँ जी को दिखाई और अपना ख्याल ज़ाहिर किया। माँ जी कुछ पल तस्वीरें देखती रही, फिर बोली, ज़िंदगी मुझे नहीं वलीद को गुजारनी है। अगर ये लड़की उसे पसंद आ जाती तो भला मैं क्यों एतराज़ करूँगी? ठीक है, फिर मैं आज ही ये तस्वीर उसे दिखाती हूँ। उसने खुद ही बात करना मुनासिब समझा। दोपहर में माँ जी को सोने की आदत थी। उसे यही वक़्त मुनासिब लगा। वो स्टडी में अपने पीसी पर कुछ काम कर रहा था। अगर तुम मसरूफ़ नहीं हो तो चंद मिनट मुझे दे सकते हो? मसरूफ़ तो मैं हूँ, मगर तुम कहो। वो मॉनिटर से नज़रें हटाकर उसकी पूरी की तरफ उसकी रिवॉल्विंग चेयर उसकी तरफ घुमाकर बोला, नहीं तुम फ़ारिग हो जाओ, मैं इंतज़ार कर लेती हूँ। वरीद गर्दन मोड़कर वापस अपना काम करने लगा और वो उँगलियाँ मरोड़ती लफ्ज़ों से जुमले तरतीब दे रही थी। महज़ 5 मिनट बाद वो अपना काम ख़त्म करके उसके सामने आ बैठा। अब कहो। ज़ैनब ने तस्वीर उसकी तरफ बढ़ाई। कैसी है? वलीद ने सरसी से अंदाज़ में तस्वीर देखी। बड़ी क्यूट सी लड़की थी। अच्छी है। वलीद ने तस्वीर उसकी झोली में डाल दी। वो लोग इस वक्त मैट्रेस पे बैठे हुए थे, जिसके सामने टीवी भी पड़ा था। वलीद ने रिमोट उठाकर टीवी ऑन किया और अपनी मुख्तसर सी राय देकर लाताल्लुक़ हो गया। ज़ैनब को उसका अंदाज़ बुरा लगा था, फिर बोली, सिर्फ़ अच्छी नहीं, बहुत अच्छी है। डिस्कवरी पर वॉल्यूम सेट करते हुए वलीद ने कहा, लाइबा नाम है उसका। अगर तुम याद हो तो इसने एमबीए तुम्हारे साथ ही किया था। मेरे मामू की इकलौती बेटी है। तुम एक बार देखो तो सही। उसकी लाताल्लुक़ी उसे झुँझलाने पर मजबूर कर रही थी। वलीद ने स्क्रीन से नज़रें हटाई, तस्वीर हाथ में लिए इंतहाई मसनूई संजीदगी से देख लगा। फिर चंद पर यूं ही सिर के, हाँ बहुत अच्छी लड़की है। मुझे याद आया, मेरी क्लास फेलो नहीं थी बल्कि 2 साल जूनियर थी। इसने कि एकेडमिक रिकॉर्ड ने काफ़ी धूम मचाई थी यूनिवर्सिटी में। वो रुका, फिर बोला, जोड़ी अच्छी रहेगी। वैसे तुमने तहमीना भाभी से पूछ लिया? ज़ैनब ने हैरान होकर उसे देखा। तहमीना भाभी से इजाज़त ज़रूरी है ना भाई, आफ्टर ऑल शोएब भाई की ज़ौजा मोहतरमा है। लहजा इंतहाई शरीर था। वो ना समझी, मगर जब समझी तो महज खफ की भरी निगाह डालकर रह गई। मेरे मामू यही लाहौर में रहते हैं। कल मैं और माँ जी उनके यहाँ जा रहे हैं। उसने गोया तमहीद बांधना शुरू की। ज़रूर जा। वलीद की नज़र स्क्रीन से हट नहीं रही थी। ज़ैनब को सुबकी का एहसास हुआ, मगर दूसरे पल वो उठकर टीवी ऑफ कर चुकी थी। वलीद ने उसे टीवी के आगे दीवार की तरह खड़े देखा।
کیا میری بات تمہارے لیے اہمیت نہیں رکھتی ولید؟ تم خود میرے لیے بہت اہمیت رکھتی ہو۔ گود میں رکھ کے کشن کے گرد بازو لپیٹتے ہوئے ولید نے اسے بہت پیار سے دیکھا تھا۔ تو پھر میری بات مان لو ولید، لائبہ بہت اچھی لڑکی ہے، تم اس کے ساتھ بہت خوش رہو گے، وہ لہجت سے بولی۔ فرید مسکراتا ہوا عین اس کے سامنے آ رکا۔ زینب بھی بہت اچھی لڑکی ہے اور آئی ایم ڈیڈ شیور کہ وہ جو خوشی مجھے اس کے ساتھ ملے گی وہ لائبہ اس کا شائبہ تک نہیں دے سکتی۔ زینب کو سر اٹھا کر اسے دیکھنا پڑا۔ اسے یکدم احساس ہوا کہ یہ شخص جسے وہ اب تک بچہ سمجھ رہی تھی وہ بچہ قطعاً نہیں رہا تھا۔ وہ اپنا عکس اس کی آنکھوں میں دیکھ کر ہراساں ہو گئی۔ اس کا سر جھک گیا، پھر پلکیں بھی۔ جو تم چاہتے ہو ناممکن ہے ولید۔ اپنی آواز کی لڑکھڑاہٹ وہ کسی طور چھپا نہیں پا رہی تھی۔ کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، اس کا انداز سراسر سمجھانے والا تھا۔ آخر تم مارے غیظ و بے بسی کے اس کی آواز کہیں اندر اٹک سی گئی۔ آخر تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ دل کے معاملات میں عقل کا کیا کام؟ مصنوعی تحیر سے آنکھیں پٹپٹا کر دریافت کیا۔ بعض اوقات آپ وہ نہیں کر پاتے جو کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ میں بھی اس وقت وہ نہیں کر پا رہی وہ بھی اس وقت وہ نہیں کر پا رہی تھی جو کہ وہ کرنا چاہتی تھی۔ تم وہ رشتہ کیوں بھول رہے ہو جو ہمارے بیچ ہے؟ میں کچھ بھی نہیں بھولا، سب کچھ یاد ہے مجھے۔ اور وہ وحید لالا کے انتقال کو 2 برس گزر چکے ہیں۔ اس نے کچھ کہنا چاہا مگر پھر زینب نے ٹوک دیا۔ اور اب تم چاہتے ہو میں بھی مر جاؤں؟ ہے نا؟ اس کی آواز غیر معمولی طور پر تیز تھی۔ زینب ولید کی نگاہوں میں تعصب سمٹ آیا تھا۔ اس موت سے تو بچانا چاہتا ہوں میں تمہیں، احمق لڑکی۔ مجھے ایسی زندگی ہرگز نہیں چاہیے جس کے بعد لوگوں کی انگلیاں مجھ پر اٹھنے لگیں۔ بہت پرواہ ہے تمہیں لوگوں کی۔ پہلی بار اس کے لبوں پر طنز چمکا۔ نہیں، مجھے لوگوں کی پرواہ نہیں ہے، مجھے صرف اپنی پرواہ ہے، اور میں نے تمہارے بارے میں ایسا کبھی نہیں سوچا۔ تو پھر اب سوچ لو۔ اچھا خاصا ہینڈسم ہوں میں، اپنا بزنس ہے، کوئی بری عادت نہیں ہے مجھ میں۔ لوگ چاند سورج سے تشبیہ دیں گے ہماری جوڑی کو، اور سب سے بڑی بات یہ کہ میں تم سے محبت بھی کرتا ہوں۔ شرم نہیں آتی تمہیں اس قسم کی بکواس کرتے ہوئے؟ اور نفرت سے فنکاری اب تک جسے بھائی سمجھتی رہی اسے شوہر بنانے سے بہتر ہے میں ڈوب کر مر جاؤں۔ ولید کے لفظ کہیں اندر ہی ڈگمگا گئے مگر پھر اس نے خود پر قابو پا لیا۔ ٹھیک ہے، تم ڈوبنے کی تیاری کرو، میں بہت اچھا تیراک ہوں۔ ہونٹوں کے کونے یہاں سے وہاں تک پھیل گئے۔ خدا کے لیے میرا مذاق مت اڑاؤ ولید قاسم، آج تم ہنس رہے ہو، کل کو پورا جہان ہنسے گا۔ ضبط کی کڑی منزلوں سے گزرتے ہوئے وہ گڑبڑائی تھی آنکھوں میں جیسے کرچیاں بکھر گئی تھی۔ تمہیں صرف جہاں کی پرواہ ہے، میری نہیں، وہ پوچھ رہا تھا، لیکن مجھے کسی جہاں کی پرواہ نہیں، چاہے ہنسے چاہے روئے، مجھے صرف تمہاری پرواہ ہے۔ مجھے تم سے ہی شادی کرنی ہے اور میں کروں گا بھی۔ اس کا دو ٹوک انداز زینب کو اندر تک سلگا گیا۔ نہیں مسٹر ولید، تمہیں صرف اپنی پرواہ ہے۔ کتنی تعریف کریں گے نا لوگ سب تمہاری، تمہیں کتنا عظیم کہیں گے نا لوگ کہ تم نے بیوہ بہاوج پر ترس کھا کے اس سے شادی کر لی۔ تمام طرز اور بہاوج اور ترس پہ تھا ولید کی فراخ پیشانی پر اس الزام سے کئی سلوٹیں پڑ گئیں۔ میرے جذبات کے لیے اس قدر گھٹیا الفاظ استعمال مت کرو زینب۔ ہاں، تمہارے جذبات، آخر تم اتنا بھڑک کیوں رہی ہو؟ میں نے کچھ غلط بات کی کیا؟ کوئی غلط مطالبہ نہیں کیا؟ بتاؤ مجھے زینب، آخر کیا غلط ہے جو میں تمہیں پسند کرتا ہوں، تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، کوئی شرعی پابندی نہیں، پھر آخر تمہیں کیوں اعتراض کر رہی ہو؟ وہ رکا مگر زینب کی خاموش پا کر کچھ سوچ کر بولا، ہماری شادی کے متعلق میں ماں جی سے بات کرنے والا ہوں، تم ماں جی سے ایسی کوئی بات نہیں کرو گے۔ زینب نے انگلی اٹھا کر اسے تنبیہ کی۔ ولید اس کی طرف مڑا، کچھ پل اس کے چہرے کو نگاہوں کی زد میں قید رکھنے کے بعد براہ راست اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بولا، میں وہی کروں گا جو میرا دل کہتا ہے اور تم مجھے روک نہیں سکتی۔ زینب کا سارا وجود آگ کی زد میں آ گیا۔ وہ جانا چاہتی تھی مگر رک گئی۔ تم وہی کرنا ولید قاسم جو تمہارا دل چاہتا ہے، اور میں وہی کروں گی جو میرا دل چاہتا ہے۔ روک تو تم مجھے بھی نہیں سکتے ہیں، اور ہاں وہ پلٹی یاد رکھنا ولید، میری مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اب کی بار وہ رکی نہیں تھی۔ ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، اور تیسری کے بعد چوتھی فائل بھی اس نے میز پر چٹک کر اپنا سر ان پر گرا دیا۔ عمر کیسے کٹے گی ساری، دل نہیں لگ رہا فائلوں میں۔ اس نے حسب منشا شعر بگاڑا۔ ذہن الجھا ہوا تھا، کبھی ایک پہلو سامنے آتا تو کبھی دوسرا۔ وہ بہت اضطرابی انداز میں دائیں ٹانگ ہلا رہا تھا۔ بے چینی شدید شاید یوں ہی انسان کو مضطرب کر دیتی ہے۔ اس نے دروازہ کھلنے کی آواز سنی، پھر انگلی کی پوٹ سے اسے بجایا گیا تھا۔ اس نے تھکے انتظار میں سر اٹھایا۔ ہائے فاتین، ہائے پرنس۔ وہ اندر آ گئی۔ پھر اس کی شکل دیکھ کر وہ ہنسنا شروع ہوئی تو کتنی ہی دیر ہنستی چلی گئی۔ ولید نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ اس دونوں ہتھیلیوں سے میز پر بوجھ ڈال کر آگے جھکا۔ زہر لگ رہی ہو، اس نے دانت کچلائے۔ فاتین کی ہنسی رک ہی نہیں رہی تھی۔ کیا بنا تمہاری لو سٹوری کا؟ وہ اپنی ہنسی پر قابو پا رہی تھی۔ فی الحال تو فلاپ جا رہی ہے، وہ منہ بنا کر بولا۔ تینا یار، وہ مانتی ہی نہیں۔ ریلیکس ولید، مان جائے گی۔ اور تسلی آمیز مسکان سجائے بولی ولید بالوں میں انگلیاں پھیرتا ہوا اٹھا اور گلاس ونڈو کے سامنے جا کر رکا۔ وہ سمجھ رہی ہے میں اس کی انسلٹ کر رہا ہوں، پتہ نہیں وہ میری فیلنگز کو کیوں نہیں سمجھ رہی۔ اب مجھے
अब मुझे क्या पता मैं उससे कब से मोहब्बत करने लगा। उसकी झिलझिलाहट और बेबसी इंतहा को छू रही थी। फ़ातिन ने फिर एक बार ज़ोरदार कहका लगाया। मान जाएगी कब? जब वक़्त आएगा। वो उसके करीब आकर खड़ी हो गई। और वक़्त कब आएगा? वो मुड़ा और शाना ग्लास से टकाकर सीने पर बाजू बांध ली। मुझे क्या पता। वो सर खुजाकर रह गई। फ़ातिन कितनी देर वो ग्लास के उस तरफ नज़र आते नीले आसमान पर नज़रें टिकाने के बाद वो बोला। फ़ातिन ने इस्तजाइया निगाह नज़रों से उसकी तरफ देखा। मैं वाकई नहीं जानता कि कब उससे मोहब्बत करने लगा हूँ। उसने कई बार का कहा हुआ फ़िक्रा दोहराया तो वो तब गई। हाँ, मोहब्बत ना हो गई, तमाशा ही हो गया। शट अप, मेरी बात को मोहब्बत को तमाशा मत कहो। वो बुरा मान गया था, मैं जानता हूँ वो मान जाएगी। ना ना भी माने तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शादी तो मैं फिर भी उसी से करूँगा। वो अपनी जोन में लौट आया था। फ़ातिन ने आगे बढ़ के उसके शाने पर हाथ रख दिया। अगर तुम कहो तो मैं ज़ैनब से बात करूँ। अरे नहीं, ये बात उसे और भी बुरी लगेगी। दोनों एकदम चुप हो गए। उफ़, तुम तो बिल्कुल भी अच्छे मेज़बान नहीं हो वलीद, कम से कम कॉफ़ी ही पिला दो। 2 घंटे भर से ज़ैनब नामा खोल कर बैठे। अरे वाह! मेरा ज़ैनबनामा 2 मिनट बर्दाश्त नहीं होता तुमसे। और मैं जो हर वक़्त अहमद नामा खोले रहती हो वो। उसने दूबदू ताना दिया तो वो एकदम बोली, ताना मत दो, कॉफ़ी के साथ पिज़्ज़ा खिलाओ। किस खुशी में? अपनी मुतवक्का शादी की खुशी में, वो भी ज़ैनब के साथ। ओके। वो फ़ौरन राज़ी हो गया। मैकडॉनल्ड चलते हैं कहकर वो फ़ोन पर सेक्रेटरी को ज़रूरी हदायत देने लगा। फिर रिसीवर रख के बोला, वैसे एक बात है रीना। क्या बात? तुम भी अच्छी हो। हैरत है मुझे तुम्हारा ख्याल क्यों नहीं आया? वो तो बस्सम व शरीर लहजे में वो हैरत का इजहार कर रहा था। फ़ातिन ने उसे घूरा, फिर मसनूई आह भर के बोली, हाय इस ज़ूदे पेशेमा का पेशेमा होना। अब चलो। वो दोनों हंसते हुए बाहर निकल के वापस आया तो माँ जी तख्त पर बैठी सब्जी बना रही थी। कहाँ थे अब तक? मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। जी ज़रा फ़ातिन के साथ चला गया था। मुख्तर बताकर उनके करीब ही बैठ गया। क्या तारीख तय हुई उसकी शादी की? उन्होंने पूछा तो उठते हुए बोला, कोई भी नहीं, क्योंकि उसका मंगेतर 4 माह के लिए पेरिस चला गया है। उसकी वापसी पर ही शादी होगी। बताकर वो इधर-उधर देखने लगा, फिर सारा घर छान मारा लेकिन वो कहीं भी नहीं थी। वापस माँ जी के पास आया तो मुस्कुराकर बोली, ज़ैनब वापस लाहौर चली गई है। खुज्जल सा होकर उसके करीब ही बैठ गया। मैं ये तो नहीं पूछ रहा। अच्छा तो फिर क्या पूछ रहे हो? उनका अंदाज ऐसा ही था जैसे किसी छोटे से बच्चे की चोरी पकड़ रही हो। और बच्चा साहिब ज़रा सी ढील पाकर फ़ौरन फैल गया। आपने शोएब भाई से बात की? करीब पड़ी पानी की बोतल मुँह से लगाते हुए उसने पूछा, अक्ल तुम्हें अब भी नहीं आ रही? 1000 बार कहा है ग्लास में डालकर आराम से पिया करो, मगर मजाल है तो तुम्हारे कान पे जूं रींग जाए। बगैर शर्मिंदा में मुस्कुराया, फिर उनके घुटने पर सर रख के लेट गया। माओ के लिए इतनी मोहब्बत भी बहुत हुआ करती। इन्होंने जो कुछ उसकी पेशानी पर बोसा दिया। अभी कुछ अर्से पहले ही तो वो उनकी गोद में सिमट जाया करता था। मैंने शोएब से बात की थी, वो उंगलियां उसके बालों में फेर रही थी। फिर क्या जवाब दिया उन्होंने? उसके लहजे में उम्मीद के दिए थरथराती हुई लो में बड़ी बेचैनी थी। इसे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन हम में से कोई अरे उसे कोई एतराज़ नहीं, बल्कि हम में से किसी को भी कोई एतराज़ नहीं। बस ज़ैनब मान जाए। तो वो खामोश क्यों हो गई? तो उनका बालों में हरकत करता हाथ थाम कर मोहब्बत से बोला, जब मैं ज़ैनब के मुतल्लिक़ आपसे बात करने वाला था तो बहुत डरा हुआ था। मेरा ख्याल था आप नहीं मानेगी। क्यों भला? तुम्हें ऐसा क्यों लगा? मेरा ख्याल था आप रवायती सासों की तरह तन कर खड़ी हो जाएंगी। वो हंसते हुए कह रहा था, लेकिन आप में तो सासों वाले सारे गट्स ही सिरे से हैं ही नहीं। खुदा माफ़ करे मुझे ऐसे गट्सों गुट्सों से। उन्होंने उसके सर पर हल्की सी चित लगाई, फिर बोली, अरे मैं ज़ैनब की सास नहीं हूँ, माँ हूँ। और माँ अपनी औलाद की बेहतरी ही चाहती हैं। वलीद के इंतकाल के कुछ अर्सा बाद ही मेरे दिल में तुम दोनों की शादी का ख्याल आया, मगर तब तुम पढ़ रहे थे। इस दौरान 1-2 रिश्ते भी आए इसके जो काफ़ी अच्छे थे, मगर मेरा दिल नहीं राज़ी हुआ। मरहूम भाई भावज की निशानी को मैं खुद से दूर नहीं करना चाहती। आप इतने अरसे से सभी कुछ सोचे बैठी हैं। अगर मुझे कोई और पसंद आ जाती तो, या ज़ैनब भी किसी और को पसंद कर लेती तो सभी कुछ मुमकिन था। मगर खुदा बड़ा कारसाज है, देख लो। उसने खुद ही तुम्हारे दिल में ज़ैनब का ख्याल डाल दिया। उनकी बात सुनकर और दिल में हंसा। माँ की ज़ुबान से ये बात सुनकर उसे थोड़ी सी शर्म आई थी, जिसने थप्पड़ मार कर भगा दिया। फ़ौरन सीधा हो बैठा। फिर कुछ तवक्कुफ़ के बाद धीरे से बोला, वो मान जाएगी ना अम्मा? वो क्या उसका बाप भी मानेगा? वो पुरजोश अंदाज में मुस्कुराई तो मसनूई संजीदगी से बोला, लेकिन उसके बाप से तो मुझे शादी नहीं करनी। वो हंसने लगी, मैं तुम्हारे लिए खाना निकालती हूँ। अब्दुल से कह दे। अरे उसे मैंने बाजार भेजा है। कुछ सोच कर फिर रुकी। कल इतवार है, तुम फारिग हो ना? जी, उसने बताया। फिर पूछा, क्यों? नहीं, यूं ही पूछ रही थी। वो किचन की तरफ बढ़ गई। वो सोकर उठी तो खिड़की से बाहर नजर आने वाला मंजर मौसम की दिलफरेबी की खबर दे रहा था। बादलों के मोटे मोटे टुकड़े हवाओं को न जाने कहाँ टुकड़ों को हवाएं न जाने कहाँ उड़ा कर ले जा रही थी। उसका कमरा घर की पिछली जानिब था। पिछली दीवार वाली खिड़की से कॉलोनी की साफ सुथरी सड़क नजर आ रही थी, जिसके दोनों तरफ में सफेद और सुंबल के दरख्त थे, जिनकी नीम बरना टहनियाँ सर्दी से ठिठकती हुई महसूस हो रही थी। खामोश और पुरसुकून सड़क पर जर्द
रूह खुश्क पत्तों का ढेर था, जो उसे ज़िंदगी जो हवा के ज़रा से तेज़ झोंकों से इधर-उधर कुछ घूमते चले जाते थे। वो और कहीं और दूर कहीं कोई कोयल ऐसे मौसम में भी कूक कर ज़िंदगी की नवीद दे रही थी। हवा के तेज़ झोंके ने दरख्तों को चीखने पर मजबूर कर दिया था। वो एकदम चौंकी, फिर मुँह फेर कर कमरे से बाहर आ गई। भाभी किचन में मसरूफ़ थी, उसे देखते ही बोली, अच्छा हुआ तुम जाग गए, अब यूँ करो ये बिरयानी का मसाला भूनो, मैं तब तक कोफ्ते बना लेती हूँ। खाने में देर होगी तो शोएब खफ़ा होंगे। इतना एहतमाम किस खुशी में हो रहा है? उसने चूल्हे पर चढ़ी देगचियों में झाँका। माँ जी आई हैं, वो सरसरी सा बताकर कच्चे कीमे में मसाला डालने लगी। ज़ैनब एक पल को चुप हो गई। मैं उनसे मिलकर आती हूँ, इस वक़्त घर पे नहीं है। उसे मद्दम आँच करता देखकर वो बोली, वो तारिक भाई है ना, मेरी मेरी खाला के बेटे, उनकी बीवी हॉस्पिटल में है। माँ जी और शोएब उनकी आदत के लिए गए हैं। वो सर हिलाकर हंडिया की तरफ मुतवज्जा हो गई। भाभी हाथ से कीमा मसल रही थी, कुछ सोचकर उन्होंने एक निगाह उसके चेहरे पर डाली। ज़ैनब वो रुकी, फिर बोली, माँ जी शादी की डेट फिक्स करने आई है। ज़ैनब दंग सी रह गई। मेरी मर्ज़ी के बगैर शोएब ने हाँ कर दी है। भाभी ने किसी मुजरिम की तरह इकबाल जुर्म किया। वो मारे सदमे के स्टूल पर ढह सी गई। ये नहीं होगा, कतन भी नहीं होगा। कितनी देर वो रिंधी आवाज़ में बोली, मुझे समझ नहीं आ रहा शोएब भाई और माँ जी ऐसा क्यों कर रहे हैं। वलीद तो अहमक है, गधा है, बेवकूफ़ है। अरे हाँ, अरे यहाँ तो हमारी शान में कसीदे पढ़े जा रहे हैं। वलीद इस पर किचन में दाखिल हुआ। उसे देख कर ज़ैनब यूँ खड़ी हुई जैसे शेरनी अपने दुश्मन को देख कर चौकन्नी होती है। मैंने तुमसे कहा था ना, तुम माँ जी से कुछ नहीं कहोगे। उसका अंदाज़ बेहद जारहाना था। अरे भई, मैंने तो माँ जी से कुछ कहा ही नहीं, बल्कि उनका अपना दिल बिरयानी खाने को चाह रहा था। तभी उन्होंने भाभी से फरमाइश की। वो कमाल मासूमियत से बोला, साथ ही भाभी से तायद भी चाहिए। बक्को मत वलीद खासी, मेरी बात कान खोल कर सुन लो। तुम जो चाहते हो अव्वल तो मैं होने ही नहीं दूँगी। अगर कुछ ऐसा हुआ तो उससे कोई बात बन ही ना सकी, तो इसके आगे उसने कतई नहीं सोचा था। उसे अपने इर्द-गिर्द अलाव के शोले लपकते महसूस हो रहे थे। तुम यहाँ से फ़ौरन चले जाओ, वरना वो उँगली उठाकर बड़े ज़ब्त से बोली, वरना वलीद की निगाहों में लुत्फ़ भरी सरकशी हिचकोले ले रही थी, वरना मैं तुम्हें धक्के मार के बाहर निकाल दूँगी। वलीद के लबों पर मुस्कान बिखर गई। वो गुस्से में 200 वाट के बल्ब की तरह जल रही थी। वो ऐन उसके सामने जा रुका। अच्छा ज़रा हम भी तो देखिए आपकी ताकत। चैलेंजिंग अंदाज़ सरासर इस्तेहज़ाइया था। ज़ैनब कुलस कर रह गई। इस दीवार पर इस दीवार चीन को धक्का देकर ज़रा भी हिला भी नहीं सकती थी। क्या हो गया तुम दोनों को? भाभी ज़ैनब की सूरत देखकर परेशान हो गई। ज़ैनब इंतहाई गुस्से से धप-धप करती बाहर निकल गई। भाभी ने सर पीट लिया। जबकि वलीद मुस्कुराकर बोला, मुझे तो वो हुआ जो रोमियो को जूलियट से हुआ था। अरे उसे तो वो हो गया जो अमेरिका को तमाम और इससे तो वो हो गया है जो अमेरिका को तमाम इस्लामी ममालिक से हुआ है। भाभी ने खाली दरवाज़े की तरफ देखा था। दरवाज़े के हैंडल पर हाथ रख के वो कितनी ही देर खड़ी रही। उन्हें अपने शौहर नामदार पर गुस्सा आ रहा था, जिन्होंने उन्हें माउंट एवरेस्ट सर करने से भी ज़्यादा मुश्किल काम करने के लिए कहा था। अगरचे वो बहुत अच्छी कोह पहलवान थी, मगर ज़ैनब जैसे पहाड़ को सर करना काफ़ी कठिन था। फिर जिस किस्म के दलाइल का इज़हार उसने वलीद के सामने किया था, उसे तो अपनी खैरियत ही मुश्किल नज़र आ रही थी। बहरहाल दिल अकड़ाकर अंदर दाखिल हो गई। नीम तारीख कमरे में माउंट एवरेस्ट उन्हें बेड पर दराज नजर आई। वो छत पर नजरें गाड़े हुए थी। कमरे में अंधेरा क्यों कर रखा है? ज़ैनब गुफ्तगू का आगाज़ करते हुए उन्होंने ट्यूबलाइट ऑन कर दी। एक झुमाके से रोशनी फैल गई। उसकी आंखें चुंधिया गई। उसने तेजी से बाजू आंखों पर रख ली, लेकिन फिर जब तक आंखों ने रोशनी को कबूल किया, भाभी नासिर उसके करीब बैठ चुकी थी, बल्कि हाथ भी उसके कंधे पर था। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, चलो कुछ देर टेरेस पर वॉक करते हैं। वो उठ बैठी। भाभी उसके खड़े होने की मुंतज़िर रही, जबकि वो आलती पालती मारे चुप जाने की सोच में डूबी हुई थी। भाभी लफ्ज़ ढूंढने लगी। कुछ देर बाद ज़ैनब की आवाज़ गूंजी, आपने शोएब भाई से कहा? आंखों में आस और निराश की शम्मा जलाए वो उन्हें देख रही थी। भाभी की निगाहें झुक गई। अभी कुछ देर कबल ही तो उन्होंने उसे यकीन दिलाया था कि उसकी के मर्जी के बगैर कुछ ना होगा, और अब? अच्छा ज़ैनब, एक बात बताओ, आखिर तुम वलीद से शादी क्यों नहीं करना चाहती? क्या एतराज़ है तुम्हें? जबकि तुम वलीद को बहुत अच्छी तरह जानती हो। मैं उसे बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, तभी इनकार कर रही हूँ। वो बोली, क्या ये एतराज़ काफ़ी नहीं कि वो मुझसे पूरे 2 बरस छोटा है, मेरे मरहूम शौहर का भाई है, जो कुछ अर्सा कबल मेरे घुटने पर सर रख दिया करता था। याद है आपको? वलीद के इंतकाल से कबल मुझे भाभी कहा करता था। इतना बड़ा एतराज़ तो नहीं जानू, इस्लाम ने इस किस्म की शादी की इजाज़त दी है। फिर जब वलीद तुम्हें भाभी कहता था, तब वो तुम्हें सिर्फ वहीद के हवाले से क्या देखता था? अब वो बच्चा नहीं रहा। जवानी के जज्बात में बहुत फ़र्क होता है ज़ैनब। उन्होंने तौक़ुफ़ किया, ये देखने के लिए वो सुन रही है या नहीं। उम्रों का फ़र्क भी कोई ऐसी अहमियत नहीं रखता। महज़ 2 बरस ही तो तुम बड़ी हो उससे, लेकिन साथ खड़ी हो तो 4 साल छोटी ही लगती हो। वो लिजाजत से कह रही थी, जिस पर पड़ती है वही जान सकता है। सब कुछ
آپ اس لیے کہہ رہی ہیں کہ اس تخفف اس خفت کا سامنا آج اور کل بھی مجھے ہی کرنا پڑے گا؟ وہ تلخی سے بولی۔ سیدھی طرح کیوں نہیں کہتی؟ میرا وجود اب آپ کو ناگوار لگنے لگا ہے؟ اس نے نہایت سہولت سے الزام ان کے سر پہ لگا دیا۔ خلا کے لیے زینب مجھے اتنا غلط مت سمجھو، میں تمہاری بھلائی چاہتی ہوں، ورنہ تم سے بڑھ کر بھلا کون عزیز ہو سکتا ہے مجھے؟ انہیں بے حد صدمہ پہنچا۔ میں تو صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ عمر کا یہ فرق، ابھی عمر پر آپ لیکچر دے سکتی ہیں بھابھی، لیکن ایک بات بتائیے، خدا نخواستہ شعیب بھائی کو کچھ ہو گیا تو کیا مظہر سے شادی کر لیں گی؟ وہ بھی تو آپ سے فقط ایک برس چھوٹا ہے۔ جب ساری دنیا دشمن لگنے لگے گی تو انسان عقل کا دامن دانستہ طور پر چھوڑ دیتا ہے۔ اس کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا تھا۔ زینب وہ مارے غم کے حیرت سے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس پل دروازہ دھاڑ سے کھلا اور شعیب بھائی غضبناک چہرہ لیے اندر داخل ہوئے۔ شرم تو نہیں آتی تھی بڑی بات کہتے ہوئے؟ کس قدر خوبصورت لڑکی ہو تم زینب، بھائی کے مرنے کی دعائیں مانگ رہی ہو؟ کیا ہو گیا آپ کو؟ اس نے ایسا تو کچھ بھی نہیں کہا۔ بیچاری بھابھی فوراً گھبرا اٹھی۔ تم چپ رہو تہمینہ، مجھے بات کرنے دو اس سے۔ انہوں نے گھورا اور وہ سہم کر چپ ہو گئی۔ بالکل بھابھی، آپ چپ رہیے۔ وہ شعیب کی طرف گھومی۔ اب آپ کیا بات کرنے آئے ہیں مجھ سے؟ خود غرض میں ہوں یا آپ صاف صاف کہہ دیتے میرا بوجھ اٹھاتے اٹھاتے تھک گئے ہیں؟ کاش میں مر گئی ہوتی۔ وہ رونے لگی۔ شعیب کنگ سے اسے تکتے پھر کڑے ضبط سے بولے، بہتر ہوگا اب اپنی زبان سے یہ لفظ بھی مت کہنا، ورنہ میں تمہیں مار ڈالوں گا۔ ہر حسرت پوری ہو جائے گی۔ شعلہ سا لپکا تھا۔ شعیب پلیز۔ بھابھی بھی منمنائی، مگر یہ منمناہٹ دھاڑ میں کھو گئی۔ ہاں یہ سچ ہے، تم بوجھ ہو مجھ پر، میں نہیں رکھنا چاہتا تمہیں اپنے گھر میں۔ غصے میں وہ جو بولے تھے، زینب کے اندر غصہ ادھم مچانے لگا۔ اسے اپنے وجود سے دھواں اٹھتا محسوس ہو رہا تھا۔ شعیب کو اپنے لفظوں کی سختی کا احساس ہوا تو بولے، ولید بہت اچھا لڑکا ہے، احمق لڑکی، بہت خوش رکھے گا تمہیں۔ آخر کب تک تم یوں ہی زندگی گزارو گے؟ میری زندگی کو مارے گولی، جہاں آپ کا فائدہ ہے جہاں آپ کا فائدہ ہے وہاں چاہے مجھے کسی گدھا گاڑی والے سے بیاہ دے۔ اس نے گال رگڑتے ہوئے قطعیت سے کہا، مگر ایک بات یاد رکھیے گا شعیب بھائی، میں بھی زینب ہوں، مر جاؤں گی مگر شادی نہیں کروں گی، ٹھیک ہے؟ عین بارات والے دن پکے سے لٹک جانا، چوہے مار گولی نگل لینا، مگر اتنا تو تم یاد رکھنا، جہنم میں تنہا تو ہم بھی نہیں رہنے دیں گے۔ انہوں نے ترکی بترکی دھمکی دی اور بھابھی کا ہاتھ تھام کر باہر نکل گئے۔ یہ کیا بات کی آپ نے؟ آخر کیا ضرورت تھی سختی سے بات کرنے کی؟ وہ متفکر سے انداز میں بولی۔ حقیقتاً دکھ ہوا تھا۔ شعیب مسکرانے لگے۔ باہر آتے ہی ان کے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے تھے۔ تم تیل دیکھو اور تیل کی دھار دیکھو، وہ متبسم سے شریر لہجے میں بولے۔ شام نے کب رات کا آنچل اوڑھ کر دن کے طلوع ہونے کی نوید سا کھار کر پرندے کب درختوں میں کی خاموش ٹہنیوں میں سو گئے۔ کھڑکی میں کھڑے ہو کر باہر کا ادھ کھلی نگاہوں سے دیکھنے کے باوجود وہ جان نہ سکی۔ ذلت کے ایوان میں دکھ اپنے تمام تر شدتوں کے ساتھ بر زبان تھا۔ کمرے کی خاموش تنہائی میں وہ موجود تھی مگر نہیں، وہ وحید کی رفاقت میں گزرے لمحوں میں بھٹک رہی تھی۔ کتنا مختصر دور تھا اور وہ دور بھی وہ ٹھٹک کر ساکت ہو گیا۔ اپنے پیچھے اس نے دروازہ کھلنے کی آواز سنی۔ اس پل دل کا غبار آنکھوں میں ٹھہر گیا۔ اب وہ کسی کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے اپنے کندھے پر نرم جھریوں بھرے ہاتھ کا دباؤ محسوس کر کے بہت زور سے آنکھیں میچ لی۔ پھر دباؤ بڑھا اور اس کا رخ موڑ لیا گیا۔ اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی آنکھیں کھول دیں۔ ایک آوارہ بوند پلکوں کی سے رہائی پا کر گالوں پر لکیر چھوڑ گئی۔ اس نے سامنے ماں جی کھڑی تھی۔ چاہت کے دریچے میں مان کا دیا سجائے، جس کی لو امید کے تیل سے روشن تھی۔ کیا میری بات بھی نہیں مانو گی؟ مجھے تو ماں کہتی ہو نا تم، تو کیا تمہارے آگے ہاتھ جوڑوں؟ زینب ان کے شانے پر سر رکھ کر بری طرح رو دی۔ ذرا سی پلکیں اٹھا کر اس نے زرتار آنچل کی اور اس سے سارے کمرے میں نگاہ ڈلائی۔ یہ کمرہ اس نے پہلی بار نہیں دیکھا تھا۔ وہ کوئی پہلی بار بھی یہاں نہیں آئی تھی، مگر آج اس کمرے کے تمام رنگ ہی بدلے ہوئے تھے۔ حقیقتاً سارے کمرے کو نئے سرے سے پیراستہ کیا گیا تھا۔ زمین اور سارا بیڈ گلاب کی تازہ پتیوں سے ڈھکا ہوا تھا، جن کی خوشگوار مہک چاروں طرف اڑتی پھر رہی تھی۔ بیڈ کے اطراف میں رکھے میزوں پر گلدان وائٹ اور ریڈ للی گود میں لیے مسکرا رہے تھے، جبکہ اس کے دماغ میں اذیت کے جھکڑ چل رہے تھے۔ اسے اپنے سجے سورے روپ سے سخت وحشت ہو رہی تھی، لیکن ابھی وہ شدید خواہش کے باوجود کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ باتوں کے کمرے میں آ جاتا اور اسے عام حلیے میں دیکھ کر نہ جانے کیا سمجھتا۔ اسے ایک ہفتہ قبل اپنی کزن شازیہ کی گئی ہوئی بات یاد آئی، جب بھابھی اسے مائیوں بٹھانا چاہتی تھی۔ رہنے دو تہمینہ، اس کی کون سا پہلی شادی ہے؟ پھر پچھلی بار بھی تو مائیوں بیٹھی تھی نا، اس بار نہ بیٹھے گی تو کون سی قیامت؟ پہلی بار بھی تو مائیوں بیٹھی تھی، اس بار نہ بھی بیٹھے گی تو کون سی قیامت آ جائے گی؟ لوگ مزاح کے لبادے میں کتنا گہرا طنز کر جاتے تھے، یہ اس نے اس پل میں جانا تھا۔ خسکردہ نگاہیں اٹھا بھابھی پر ڈال دی، جو وہ پلکیں جھکا گئی تھی۔ ایک اس بات نے ساری ہمت کھینچ لی تھی۔ پھر نہ جانے
फिर आने वाले दिनों में वो भाभी की हर बात मानती चली गई। और वाइट वॉल पर सिरकती उसकी निगाह वलीद कासिम की तस्वीर पर जाकर रुकी। बिलाशुबा ब्लैक हाई नेक में वो बहुत वजीहा लग रहा था। यकीनन आज उसकी वजाहत को चार चांद लगे होंगे, क्योंकि उसके कई कज़न उसके मुतल्लिक कहते सुना था, वैसे ज़ैनब तुम बहुत खुशकिस्मत हो। दूसरी बार भी किस शान से बारात आई है तुम्हारी, पता नहीं पता नहीं ये रश्क था या। भाई ज़ाहिर है ज़ैनब के अरमान तो पहली दफ़ा ही पूरे हो गए, लेकिन वलीद की तो पहली शादी पहले भी भाई ज़ाहिर है ज़ैनब के अरमान तो पहली दफ़ा ही पूरे हो गए थे, लेकिन वलीद की तो पहली शादी है ना। जाने किसने कहा था महफ़िल गश्ते ज़ाफ़रान बन गई और भाभी से कहना चाहती थी, मगर वो इन सबको डबट रही थी। यार छोड़ो इन सब बातों को, ज़ैनब तुम ये बताओ वलीद से तुमने पहली बार इज़हार इश्क कब किया था? उसकी मामूज़ात काशफ़ा इश्तियाक से उसके सामने आ बैठी और उसका दिल चाहा इस पल सारी मसलियत बलाए ताक रख दे और दाढ़े मार मार कर रोई। काशफ़ा कह रही थी, तुम दोनों इतने अरसा एक ही घर में रहे हो, कोई बात तो ऐसी वैसी होगी जो शादी तक पहुंची। तुम ये सब वलीद से पूछ लेना। भाभी ने उस सबको वहां से उठा दिया और उसके अंदर बूंद बूंद टपकता गुस्सा सुराख करने लगा। वो अब जबकि वो उसके दुल्हन की हैसियत से उसके कमरे में मौजूद थी, सुराख खाई की सूरत इख्तियार कर गया था। उसने अपने गुल बूटों से मुज़य्यन हाथों से गलीज़ बू आ रही थी। सन से लिपटा मैरून जो अरूसी जोड़ा उसे खून रंगा लग रहा था। खूनी तो था उसकी उम्मीदों का, उसके भरोसे का और मान का। और कातिल कौन था? वलीद कासिम, जिसने के कमरे में दाखिल होते हुए तेजी से उठी और कद्दा और आईने के सामने रुक कर सामने आकर जेवरात उतारने लगी। जिस पल वो कमरे में दाखिल हुआ ज़ैनब इंतहा इत्मीनान से बैठी थी, मगर जैसे ही उसने दरवाज़ा लॉक किया वो स्प्रिंग की तरह उछल कर बेड से उतरी और फिर इससे कबल वो घूंघट पलटना नहीं भूली थी। वो चंद लम्हे वहीं खड़ा उसे तकता रहा, फिर जेब से वॉलेट और दीगर जरूरी अशिया निकाल कर मेज़ पर डाली और सोफे पर नीम दराज होकर बहुत सहूलत से टांगे मेज़ पर फैला दी। अब वो नहायत इत्मीनान से सर के पीछे बाजू बांधे उसके पीछे हाथ बांधे उसे नोच नोच के जेवरात उतारता देख रहा था, जिसके हर अंदाज से वहशत टपक रही थी। वलीद उसे पुकारना चाहता था, मगर न जाने क्या चीज़ जुबान को तालू से चिपकाए हुए थी। अपना सजा सवरा रूप किसी बेदर्दी से उजाड़ रही थी। वो इतना सब्र भी नहीं कर रही थी, कोई नज़र भर के उसे देख ही ले। पता नहीं क्यों वो इतनी मुतनफ़्फ़र हो गई थी। हालांकि वो कोई गलत तमन्ना तो नहीं की थी उसने, और तमन्ना भी ऐसी जिसे हासिल करने में उसके इर्द गिर्द के सभी लोग उसका साथ दे रहे थे। वो तो उसकी मर्जी के बगैर कोई कदम नहीं उठाना चाहता था, मगर माँ जी का ख्याल था शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, और उसने भी उम्मीद पर अपनी दुनिया कायम कर ली थी। अगर तुम इंतजाम से बैठ के मेरी बात सुन लो तो मैं शायद बहुत से मामला सुलझ सकते हैं। उसे वॉशरूम की तरफ जाता देख कर वो एकदम बोला। ज़ैनब ने मुड़ के उसकी तरफ कहर ज़्यादा नजरें डाली। शायद नहीं, यकीनन सुलझ सकते थे, मगर मुझे तुम्हारे साथ कोई मामला नहीं सुलझाने। उसके अंदाज में सर की कतियत थी। क्यों वो एक पल में भी ज़ाया किए बिना उसके सामने आ गया था, क्योंकि ये शादी माँ जी की मर्जी से हुई या फिर शोएब भाई की ज़बरदस्ती की वजह से। लिहाजा मुझे तुमसे कोई दिलचस्पी नहीं। वो दो टोक लहजे में कहकर वो वॉशरूम में घुस गई। वलीद ने एक गहरा सांस हवा में के सुपुर्द किया। तुमने किसी और की मर्जी के आगे सर झुकाया होगा, मगर हमें तो हमारे दिल ने कहा था। वो खुद ब खुद मुस्कुराया। ठीक है ज़ैनब बीबी, हम भी देखेंगे तुम कब तक अपनी अना का परचम बुलंद रखती हो। उसकी निगाहें वॉशरूम के दरवाजे से टकरा के पलट आई। ज़ैनब बाहर आई तो वो गर्दन तक कंबल ताने इत्मीनान से सो रहा था। पता नहीं क्यों, मगर वो अंदर तक तप गई। अगरचे पहले भी वो इरादा सोफे पर रात गुजारने का था, मगर अब तो सख्त जलील का एहसास हो रहा था। तेज तेज बालों में ब्रश यूं फेरा, गोया सारा गुस्सा इधर ही निकाल दिया। धाड़ से अलमारी खोल कर खींच खांच कर कंबल निकाला, इसी धार से बंद किया। रास्ते में आए टेबल को ठोकर मारी, फिर तकलीफ से लब खींच लिए। सारी रात सोफे पर लेटे कमर अकड़ गई और रह रहकर वलीद पर गुस्सा आ रहा था। इतना ना हो सका कि कहते तुम बेड पे सो जाओ, मैं सोफे पर सो जाता हूँ। थक कर उठ बैठी, दोनों घुटनों के गिर्द बाजू लपेट लिए, घूर घूर कर खा जाने वाली नजरों से घूरती उसको देखती रही, जिसके चेहरे पर बच्चों जैसी मासूमियत थी। बेअदब ना हो तो बड़ी हूँ उससे, और इसने बड़ों का एहतराम तो लाजिम है। जो जलाम्बल सर तक तान लिया, पर जो मौजन ने पहली अजान दी तब कहीं जाकर उसकी आंख लगी। ख्वाब में इसने वहीद को देखा, जो बड़ी खूनखार निगाहों से उसे देख रहे थे, जबकि वो मिनमिना रही थी। फिर के वहाँ पे कहीं वलीद निकल आया। ज़ैनब को उसके चेहरे पर बड़ी खबासत नजर आई। वो धीरे धीरे चलता हुआ उसके पास आया और बड़े इस्तेहकाक से उसके कंधों पर अपना बाजू फैला लिया। वो मचल कर वहीद की तरफ हुई, उससे इल्तिजा की। अचानक वहीद ने अपने पैरों में पहनी चप्पल उतारी, इन दोनों की तरफ यूं बढ़े जैसे कसाई बकरे की तरफ बढ़ता है। उन्होंने खींचकर ज़ैनब को वलीद के शिकंजे से आज़ाद करवाया। उसके बाद धप धपा धप वलीद की शामत आ गई। मत मारे वहीद, छोड़ दें, वहीद बच्चा है। उन्हें रोकने को आगे बढ़ी, इस चक्कर में ठा करके एक ज़रब उसकी कमर पर लगी। वो चीख मार कर उठ बैठी, सांस बेहद गैर मुतवाज़न धड़कन डगमगाई हुई
चेहरा अरक ज़दा। उसने पूरी आंखें खोलकर गर्दन इधर उधर घुमाई। वहीद कहीं नहीं थे, अलबत्ता वलीद आईने के सामने खड़ा बेहद हैरानी से उसे देख रहा था। हाथ में हेयर ब्रश था। कमरे में टाइम पीस के अलार्म की आवाज़ गूंज रही थी। लड़खड़ाती आवाज़ जहन पर कोड़े बरसा रही थी। खड़खड़ाती आवाज़ जहन पर कोड़े बरसा रही थी। क्या हुआ ज़ैनब? और कौन बच्चा? किसका बच्चा? वलीद ने झुककर तशवीश से उसके जर्द चेहरे को देखा, जो अभी तक सांस बहाल नहीं कर पाई थी। वो वही सरासिम की चेहरे से हवीदा थी। ऐसा लग रहा था वहीद अभी कहीं से निकल कर सामने आएंगे और उसे मारने लगेंगे। उसके जहन से तो शायद कभी वहीद लाला नहीं निकलेंगे। वलीद एकदम सीधा हुआ। शादी मुझसे हुई है और ख्वाब अभी तक वहीद लाला के देखे जा रहे हैं। भुगतो मियाँ वलीद, मोहब्बत करने की यही सज़ा है। वह बड़बड़ाया। एकदम ही वलीद को वहीद लाला से बेतहाशा जलन महसूस हुई थी। शुएब भाई और तहमीना भाभी नाश्ता लेकर आए हैं, उठ कर फ्रेश हो जाओ। ज़ैनब के हवास बेदार हो चुके थे। सोए चढ़ती निगाह उस पर डाली जिसके चेहरे पर अब खौफ की रकम थी। काश वही दोनों चप्पलें उतार देते तो मैं भी वलीद के बच्चे का हश्र बिगाड़ देती। उसने किचकिचाते हुए हड़बड़ा कर कहा। जगाने वाला अलार्म लगाया था। अलार्म बंद करते हुए उसने एक निगाह भी गुलाब की नीम नीम जान पत्तियों पर न डाली थी, जो अपनी बेकदरी पर अब तक मातम कनात है। वलीद ने उसे देखा और कहा, दादा मायने की सामने जा रुका। पिछले आधे घंटे में मैं आपको तकरीबन 5 बार आवाज़ें देकर जगाने की कोशिश कर चुका हूँ, मगर आप तो यकीनन पूरा अस्तबल बेच कर सोई थी। अजनबी अंदाज में गहरा तंज। काश ये ऊँट भी इसी वक्त नजर आ जाता। और बढ़ाकर वॉशरूम में घुस गई। जब ठंडे यख पानी से नहाकर बाहर निकली तो बुरी तरह कांप रही थी। भाई भाभी से नॉर्मल अंदाज में मिली। शुएब भाई ने उसकी पेशानी पर प्यार किया था। कितनी प्यारी लग रही है ना हमारी बेटी, उन्होंने भाभी से कहा। लहजे की शफकत महसूस करके ज़ैनब ने उनके सीने पर सरक दिया। ज़रा सी नज़र उठाकर करीब खड़े वलीद कासिम को देखा। ग्रे कलर के कुर्ता शलवार में वो बहुत खुश नज़र आ रहा था। ज़ैनब झंझला सी गई। जब वो खुद खुश नहीं थी तो उसे भी खुश होने का हक नहीं था। ज़ैनब मुँह दिखाई में क्या मिला? उसकी उकताई सूरत देखकर भाभी भी उसकी तरफ झुकी। उसने घबराकर वलीद को देखा, जो इस वक्त दीगर कज़न्स के साथ बातें करने में मशगूल था। उसे मुनासिब जवाब नहीं सूझ रहा था। क्या दिया है वलीद ने तुम्हें? भाभी ने उसे फिर धोखा दिया तो वो सर झुकाकर कलाई में पड़ी चूड़ियों से खेलने लगी। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। वो चौंकी, फिर कुछ सोचकर वलीद की तरफ घूमी। तुमने ज़ैनब को कुछ भी नहीं दिया? ये सवाल उन्होंने शुएब और दीगर कज़न्स के बाहर जाने के बाद किया था। अरे वाह, क्यों कुछ नहीं दिया? अपना आप तो इन मोहतरमा को सौंप दिया, ये काफ़ी नहीं है? उसने सरसरी मगर गहरी निगाह उस पर डाली, जो इस वक्त दुनिया जहान के संजीदगी चेहरे पर सजाए नई नवेली दुल्हन की बजाय अम्मा दादी बनी बैठी थी। वो तो ठीक है, मगर काफ़ी नहीं है। तुम्हें कुछ और भी गिफ्ट देना चाहिए था। वो क्यों? मुँह दिखाई का गिफ्ट अलग होता है। कोई 100 बार तो ये सूरत देख ही चुका हूँ मैं, फिर इसे अब क्यों तोहफ़ा अलग से देता? उसने बड़े शदीद अंदाज में भाभी से दरियाफ्त किया। ज़ैनब को हद तक का शदीद एहसास हुआ। ज़ुबान की नोक तक बहुत कुछ आया था, मगर भाभी के ख्याल से चुप रही। भाभी हंस दी। ज़रूर 100 बार देखी होगी, मगर दुल्हन बनी तो पहली बार ही देखी है ना? क्यों वलीद? वलीद भाई वही क्यों वलीद वहीद भाई की शादी में नहीं देखा था ज़ैनब को? इस पल वलीद के चचाज़ाद शाहज़ैन ने अंदर दाखिल होते हुए पूछा था। वलीद और भाभी ने एक साथ में ज़ैनब को देखा। वहाँ के तासुरात तवक्का से कुछ कम ना थे। बिल्कुल देखा था, मगर तब दिल नहीं भरा था। तभी तो दोबारा देखने का बंदोबस्त किया है। हर दर्जा इत्मीनान से जवाब देकर वो उठा और वार्डरोब के आहिनी कैबिनेट से हरा मखमली केस निकाल लाया, जिसे खोलकर भाभी की तरफ बढ़ाते हुए बोला था, ये है। रात पहना नहीं सका, लिहाजा पहना देता हूँ। सबकी मौजूदगी की परवाह किए बगैर उसने गोल्डन नेकलेस ज़ैनब के गले में पहना दिया, साथ ही कड़े भी, जिन्हें एक ही कलाई में डालकर वह अब उसका हाथ थाम कर बैठा था। भाभी को एक को ना सुकून हुआ, जबकि ज़ैनब को ये चौंचलाहट बिल्कुल ना भाई। और शाज़मीन बज़ाहिर मुस्कुराते हुए अपने दिल को थपकियाँ दे रही थी। वलीद जैसे शानदार बंदे को हाथ में अपना हाथ देखने का ख्वाब तो उसने उसने भी देखा था। हाय, ये क्या कर रही हो तुम? माँ जी की दिलखराश हाय पर उसने हाथ से कफगीर छूट गया। वो झटके से पीछे ना हटी होती तो यकीनन गरम मसाले से उसके पाँव पर तजदीदी आर्ट का नमूना बन जाना था। तुम्हारा दबाव तो ठीक है जरा, अब क्या कर रही हो तुम? वो सदमे के असर से निकल कर अब कदरे गुस्से से पूछ रही थी। खाना पका रही हो अम्मा जी। कफगीर उठाते हुए उसने किस कदर इस्तेजाब से जवाब दिया, क्योंकि उनकी वजह नाराज़गी समझ में नहीं आती। किस गधे ने कहा ये सब करने को? उन्होंने कफगीर उसके हाथ से लेकर एक तरफ उठाया। क्या तुम हमारे ख़ानदान की रस्मों से नावाकिफ़ हो? मालूम है ना तुम्हें, कम से कम 1 महीना तक दुल्हन से काम नहीं करवाया जाता। वो उसे याद दिला रही थी। ज़ैनब को हँसी आ गई। भला अब हँस क्यों रही हो? मैं कहाँ की नई दुल्हन हूँ अम्मा जी, एक अरसे से इस घर में रह रही हूँ। काम करने की इतनी आदत पड़ चुकी है कि फ़ारिग नहीं बैठ सकती। पागलों जैसी बातें मत करो ज़ैनब, वो डपट कर बोली। अभी 1 हफ़्ता हुआ नहीं तुम्हारी शादी को। मैं मानती हूँ बहुत अरसा तुम वहीद के हवाले से इस घर में रही हो, मगर अब बात दूसरी है। फिर वलीद क्या सोचेगा? नई नवेली दुल्हन को काम पर लगा दिया। अब के उन्होंने बात को मज़ाक का रंग देना चाहा, मगर वो मुस्कुरा भी ना सकी। फिर आराम करने के यही तो दिन होते हैं, इसके बाद तो सब कुछ तुमने ही सँभालना है। और कितने दिन मैं यहाँ हूँ? उन्होंने गहरा साँस भरा तो आज़दा सी होकर उससे लिपट गई।
अज़रज़दा सी होकर उससे लिपट गई। कैसी बातें कर रही हैं आप? आपको खुदा आपका साया हमारे सरों पर हमेशा सलामत रखे। लाहौल वाला। उन्होंने झुरझुरी से लिए, फिर उसे खुद से अलग करते बोली, खातिर जमा रखो, तुम्हारे बच्चों की शादियाँ किए बगैर दुनिया से जाने वाली नहीं हूँ मैं। जी जी, वो बोली, मैं तो ये कह रही हूँ कुछ दिनों में सारा घर तुम्हारा है, तुम्हें ही संभालना है, क्योंकि वही हैदर मेरा वीज़ा भिजवा रहा है। अगले माह मैं दुबई जा रही हूँ। क्यों जा रही हैं अम्मा जी? वो परेशान सी हो गई। यहाँ कोई तकलीफ़ है आपको? मेरा मतलब है मेरी या वलीद की वजह से? अरे नहीं बच्चे, भला अपने घर में क्या तकलीफ़ होगी? वो उसे साथ लगाते हुए बोली, इसकी बीवी के लिए जुड़वा बच्चों को संभालना मुश्किल हो रहा है, तभी तो बुलाया है, वरना वो कब माँ को याद करता है। वो नाला दिखाई दे रही थी, मगर माँ तो माँ होती है ना। बच्चों की गलतियाँ कब गलतियाँ लगती है? फिर जाती बिजनेस चलाना कोई आसान काम है? वो बेचारा भी क्या करे, इस मोए बिजनेस की वजह से भाई की शादी में शिरकत भी नहीं कर सका। उनके खामोश होने पे वो अफ़सुर्दा सी हो गई। खैर, हैरान तो खैर थी वो, आपने पहले ज़िक्र ही नहीं किया, दुबई जा रही हैं, वलीद ने नहीं बताया तुम्हें? नहीं। हाँ बताया था, उसने बात बनाई कि अपने ताल्लुक़ की सर्द महरी को कमाल खूबसूरती से सबके सामने बेहतरीन बना रखा था। फिर मज़ीद एक हफ़्ता ही गुज़रा था कि उसकी उकताहट अरूज को होने लगी। बहुत हो चुका अम्मा, मैं मज़ीद हाथ पर हाथ रख के नहीं बैठ सकती, आज खाना मैं पकाती हूँ। उसने चंद लफ्ज़ों में मुद्दा समेटा तो वो घूर कर बोली, चुपकी बैठी रहो अम्मा जी प्लीज़। वो आजिज़ी से बोली, मैं हद दर्जा बोरियत महसूस कर रही हूँ, भला आप खुद बताएं कि मैं क्या करूँ? घूमो फिरो ऐश करो, तुम दोनों की हरकतें मुझे कुछ मशकूक सी लग रही हैं। शादी के इब्तदाई दिन तो होते ही घूमने फिरने का, तुम दोनों को तो खुदा ही समझे दावतों को भी मना कर रखा है। मैं पूछती हूँ दफ्तर से इतनी देर से आने की क्या तुक है? कमान का रुख चैनल सर्चिंग करते वलीद की तरफ हुआ था, तो वो इत्मीनान से बोला, ऑफिस में काम बहुत है माँ जी। हाँ हाँ, सारा ऑफिस तुम्हारे कंधों पे ही सवार है। अच्छा क्या चाहती हैं आप? वो न्यूज़ टीवी स्क्रीन पर नजरें जुमाए हुए था। मैं क्या चाहूँगी, मगर पहले इस टीवी को तो बंद करो। वलीद ने वॉल्यूम बहुत कम कर दिया, अलबत्ता ऑफ नहीं किया। वो कुछ दिल ही दिल में बेटे की अक्ल पर मातम करती रही, फिर उकता के बोली, ज़ैनब को कहीं घुमा लाओ। वलीद ने ज़ैनब को देखा जो उकताहट का शिकार थी। चिड़ियाघर तो इसने देख रखा है। वो मजाक में ही बात टाल देता था, क्योंकि जानता था ज़ैनब कभी जाने पर राज़ी ना होगी। ज़ैनब ने उसे कहाँ जाने वाली नज़रों से घूरा। आजकल वैसे भी मजाक समझने की सलाहियत कम हो गई थी। वलीद माजी ने उसे तनबीह अंदाज में घूरा तो वो हंसने लगा। शादरा और इचरा ये जा चुकी है। शाही किला, बादशाही मस्जिद, मीनारे पाकिस्तान भी देख देख रखे हैं। वो उंगलियों पे गंवाने लगा तो माँ जी वो गंवाने लगा। वो माँ जी की तरफ मुतवज्जा था, मगर वो झुंझला कर उठ बैठी। अजीब खामोशी शाम धरती पर उतरी हुई थी। आशियानों को लौटते परिंदे भी कुछ उदास और इसी तरह खौफज़दा थे। वो कुछ इतनी ही देर टेरेस पर ऊपर हरी ग्रिल के पास खड़ी मशरक़ी उफ़ पर फैले स्याही माइल बादलों को देखती रही, हत्ता कि शाम भी अंधेरे में तहलील हो गई। अपने गिर्द गर्म शाल अच्छी तरह लपेट कर वो नीचे आ गई। वलीद के आने में भी कुछ देर थी। इसने सारे घर की लाइट्स ऑन कर दी और लाउंज में आकर बैठ गई। अभी टीवी ऑन ही किया था कि फ़ोन गुनगुना उठा। दूसरी तरफ वलीद था, जिसने सलाम का जवाब देते हुए कहा, मैं 15-20 मिनट में आ रहा हूँ, तुम तैयार रहना। आज फ़ातीन ने अपने घर डिनर पर इनवाइट कर रखा है। ज़ैनब ने नागवारी से लब खींच ली। इस ख्याल से ज़रा खुशी हुई थी कि वलीद ने उसके तन्हाई के ख्याल से फ़ोन किया। अब सारी धरी ही रह गई। दिल तो चाह कह दे मुझे कहीं नहीं जाना, मगर अच्छा कहकर रिसीवर रख दिया। ऐसी ख़ास तैयारी तो करनी नहीं थी। उसने मैरून कुर्ता पजामे का इंतखाब किया, जिसके साथ फुल एम्ब्रॉयडर्ड दुपट्टा था। सूट की मुनासिबत से हल्की सी जूली पहन ली। मेकअप उसने निस्बतन डार्क किया था। इतने अरसे बाद बहुत दिल से तैयार हुई थी, सो अपना आप अच्छा लग रहा था। शेकी कट बालों को उसने यूं ही खुला छोड़ दिया। वलीद 15 मिनट की बजाय पूरे 45 मिनट बाद आया। आते ही जल्दी मचा दी। रास्ते में उसने फ्रेश रेड रोजेस का बुके और चॉकलेट केक खरीद कर उसे थमा दिया। फ़ातीन के घर इसकी दोनों छोटी बहनें और वालिद ने उसका इस्तकबाल किया। बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम। गाल पर उसे गाल को मिलाकर बोसा देती फ़ातीन ने कहा। उसने बस मुस्कुरा कर तारीफ वसूल की। फ़ातीन के बाबा ने उसके सर पर प्यार दिया। बहुत ही शानदार पर्सनैलिटी और बागो बहार तबीयत के मालिक थे। ज़रमीन और नशीन भी बेहद अच्छी थी। वही लोगों के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजार रही थी। हर 2 मिनट बाद कोई ऐसी बात हो जाती जो उसे हंसने पर मजबूर कर देती और वो हंसती ही चली जाती। खाना भी बहुत अच्छे माहौल में खाया गया। उसे अंदाज़ा हो गया था कि यहाँ आना नाहक नहीं था। अम्मा जी के जाने से वो बहुत तन्हाई महसूस करने लगी थी। पर अब्दू भी कुछ दिनों के लिए गाँव गया हुआ था। खाना खाने के बाद फ़ातीन उसे अपना स्टूडियो दिखाने लगी और फाइन आर्ट्स में मास्टर्स कर रही थी। उसकी बनाई हुई पेंटिंग्स देखकर बहुत मुतासिर हुई। उसका बरमला इजहार भी कर दिया। फ़ातीन ने उसकी बात सुनकर हंसने लगी और बोली, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है ज़ैनब। अपनी बड़ी बड़ी आंखें फैलाकर उसने तजस्सुस फैलाना चाहा, मगर वो मुस्कुरा दी। अच्छा क्या, इधर आओ। उसे कोने में ले गई। फिर उसने एक तस्वीर उठाकर ज़ैनब के सामने कर दी। अरे ये तो मैं हूँ। ज़ैनब को खुशगवार सी हैरत हुई। फ़ातीन अपने कारनामे पर खुद ही बहुत खुश हो रही थी। हाँ भई, ये तुम ही हो, मैंने बनाई है ये तस्वीर। उसने बताया, एक्चुअली तुम्हारे चेहरे के एक एक नक्श के बारे में मुझे वलीद ने बताया था, बस मैंने अंदाज़ से तो तस्वीर बना दी। फ़ातीन तस्वीर पर नज़रें गाड़े शायद तनकीदी जायज़ा ले रही थी, जबकि उसका ज़हन पहली वाली बात में अटक गया।
मेरी और वलीद की नेट फ्रेंडशिप हुई थी, आहिस्ता आहिस्ता दोस्ती बढ़ने लगी, फिर मुलाकात हुई, हम बेस्ट फ्रेंड बन चुके हैं। हम जब भी मिलते हैं वलीद सबसे ज़्यादा तुम्हारे बारे में ही बातें करता था और मैं अहमद के बारे में। वो रुकी, फिर बोली, ज़ैनो तुम प्लीज़ हमारी फ्रेंडशिप को गलत मत समझना, हम लोग सिर्फ दोस्त हैं। और अहमद समझता है। वो खामोश ने होकर होंठ चबाने लगी। एकदम वो बहुत अफसरदा नज़र आ रही थी। ज़ैनब ने उसका हाथ बहुत प्यार से थामा। मैं जानती हूँ तुम दोनों सिर्फ दोस्त हो, प्लीज़ प्लीज़ तुम रो मत। वो घबरा गई। इसकी वजह यह है कि तुम वलीद की मोहब्बत से वाकिफ़ हो। अफसरदगी से हंसी, तो क्या अहमद तुम्हारी मोहब्बत से वाकिफ़ नहीं? मैं अहमद को नहीं जानती थी, मगर फ़ातीन के अंदाज़ से जान गई थी। फ़ातीन ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो बोली, यार तो फ़िक्र मत करो, मैं वलीद से कहूँगी मैं अहमद को समझा, अब इसकी ज़रूरत नहीं। फ़ातीन ने उसकी बात कर दी, हमारी मंगनी टूट चुकी है। ओह! ज़ैनब चुप सी होगी, जबकि फ़ातीन हंसते हुए खड़ी होगी। मैं भी क्या किस्सा ले बैठी हूँ, अहमद नहीं तो कोई और सही, चलो बाहर चलते हैं। वलीद मुझे कोस रहा होगा कि न जाने मैं उसकी बीवी को कहाँ ले गई हूँ। बाज़ औक़ात इंसान अंदर का हाल छुपाने के लिए हँसी का सहारा लेता है। उसे लगा फ़ातीन भी ऐसा ही कर रही है। बहरहाल वो उसके साथ बाहर आ गई। बहुत खुशकिस्मत हो तुम ज़ैनब, क्योंकि तुम्हें वलीद जैसा हस्बैंड मिला है। मगर तुमसे ज़्यादा खुशकिस्मत वलीद है, क्योंकि उसे तुम मिली हो। कॉरिडोर से गुजरकर लिविंग रूम की तरफ जाते हुए फ़ातीन ने कहा, और वो कमर सुनकर बहुत ज़ोर से हंसी थी। उसकी वापसी बहुत देर से हुई। रास्ता भर वो मुंतज़िर ही रही किसी सिताइशी जुमले की, मगर उसकी वजह वो खुद भी समझ नहीं पा रही थी। वही वलीद था जिसे वो बच्चा समझती थी, जिससे शादी ना करने के लिए उसने बहुत एहतजाज किया था। वो किचन से फारिग होकर बेडरूम में आई। अधखुले दरवाजे से आते वलीद की आवाज़ ने उसे ठिठकने पर मजबूर कर दिया। मैंने तो पहले ही कहा था तुम अच्छी खासी हो, ज़ैनब को छोड़कर तुमसे शादी कर लेता हूँ, मगर तुमने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। ज़ैनब का सर गोल गोल घूमने लगा, पेशानी पर कई एक सिलवटें पड़ गईं। वलीद के बारे में उसकी सोच कदरे मुस्बत हो गई थी, मगर अब दूसरी तरफ से न जाने क्या कहा गया, जिस पर वलीद बहुत ज़ोर से हंसा। अरे नहीं भाई, तुम्हारी खूबसूरती का तो मैं कायल हूँ। याद है इस दिन रेस्टोरेंट में वो 60 साल का बाबा कैसे पीछे पड़ गया था? वो तो शुक्र है वहाँ मैं आ गया। गोया नौबत यहाँ तक पहुँच चुकी थी। उसका दिल धड़ धड़ चीखने लगा। वो फिर हंस रहा था। सोच लो, मुझसा शानदार बंदा तुम्हें चिराग लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। तुम इशारा तो करो, मैं कल ही तुमसे शादी कर लूँगा। ज़ैनब ने घूमते सर को संभालते हुए दरवाजे का सहारा लेना चाहा, तो वो खुलता ही चला गया। वो तेज़ी से वहाँ से हट गई। वलीद ने उसे तेज़ी से जाते देखा, फिर मुस्कुराहट दबा के बोला, फ़ातीन मैं तुमको कुछ देर बाद रिंग करता हूँ। फ़ातीन क्यों क्यों ही कहती रह गई। उसने रिसीवर रख दिया। लाउंज में झांका, फिर किचन में, लेकिन ज़्यादा तरद्दुद नहीं करना पड़ा। खुले हुए लकड़ी के मनकश दरवाजे के बाहर वो सीढ़ियों पर बैठी नजर आई। इतनी दूर से ही उसके चेहरे से झलकता तफक्कुर देख चुका था। उसके होठों पर मुस्कान बिखरती चली गई। वो वापस बेडरूम की तरफ बढ़ गया था। आखिर ये तुम क्या करती फिर रही हो ज़ैनब? क्या किया है मैंने? उसने हैरत से सर उठाया। वलीद शौहर है तुम्हारा, तहमीना ने उसे बावर कराया। मालूम है। हलक में जाती चाय एकदम ही बेहद कड़वी हो गई थी। भाभी कुछ देर खामोशी से उसे देखती रही, फिर तमानियत से बोली, मालूम है तो उल्टी सीधी हरकतें क्यों करती रहती है? एक बात बताओ ज़ैनब, आखिर रोज़ बरोज़ वलीद से झगड़ने का क्या मतलब है? वो तो आप इसकी वकालत करने आई, मैं इसकी वकालत नहीं कर रही ज़ैनब, सिर्फ समझा रही हूँ। मुझे यकीन हो चला है कि अगर तुम दोनों के झगड़े इसी रफ्तार से रहे तो ये शादी, जिससे महज 1 महीना हुआ है, टूटने में एक पल भी नहीं लगेगा। वो उसे तारीख पहलू दिखा रही थी, और वो तो पहले ही हरासा थी, मज़ीद दहल गई। खुदा ना करे, इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। भाभी ने उसका हाथ थाम लिया। लेकिन ज़ैनब, इसके लिए तुम्हें अपना रवैया बदलना होगा। आप कहना क्या चाह रही हैं भाभी? वो गलती मेरी है? झगड़े की इब्तिदा हमेशा उस तरफ से होती है, उसने एहतजाजन कहा। इब्तिदा करता है तो तुम तस्फिया कर दिया करो। मेरा झगड़ा यही होता है तुम्हारे भाई के साथ, मेरा झगड़ा भी होता है तुम्हारे भाई के साथ, मगर मैं तुम्हारी तरह दूबदू जवाब नहीं देती। वो कुछ देर सर झुकाए उंगलियां मरोड़ती रही, फिर सर उठाकर बोली, वो भी तो खामोश हो सकता है, आखिर को छोटा है मुझसे। बको मत। वो धाड़ी, फिर उसकी नकल उतार कर बोली, छोटा है मुझसे? आखिर कब तक तुम उम्र का फ़र्क लेकर बैठी रहोगी? सिर्फ 2 साल छोटा है। 10 बरस छोटा होता तब भी रुतबा उसका बड़ा होना तय। अहमक ना हो तो मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ। अगर तुम इससे छोटाई और बड़ाई के चक्कर में पड़ी रही ना, तो ज़रूर अपना घर बर्बाद कर लोगी। अहमद, वक्त गुजरता जा रहा है तो कुछ हाथ नहीं आता, वक्त गुजर जाए तो कुछ हाथ नहीं आता। खुदा के लिए भाग भी, मुझे मर डर है। उसकी आंखों में मोती चमकने लगे। यही खौफ खाया जा रहा है मुझे। पहले वलीद को खुदा ने छीन लिया। अब वलीद, उनके कानों में वो गुफ्तगू सायरन की तरह बजने लगी थी। भाभी ने उसे रोते देखा तो बहुत प्यार से अपनी बाहों में समेट लिया, फिर उसकी पेशानी को होठों से छूकर बोली, मोहब्बत करने लगी हो ना उसे? मैं पहले भी उसे मोहब्बत करती थी, मगर पहले वो तुम्हारा देवर था, अब शौहर है। उन्होंने बात काट दी। सोचो ज़रा, क्या गुजरती होगी उस बेचारे के दिल पर जब वो तुम्हें इस हुलिये में देखता होगा। आता उसे आईना दिखाने के मूड में थी। मेरे हुलिये को कुछ मत कहें, वो आंखें साफ करती बोली, बोली, अंदाज खफकी भरा था। मुझे देखता ही नहीं, दिल पर क्या खाक गुजरेगी? भाभी ने अमरती मुस्कुराहट को बड़ी मुश्किल से रोका। उसे तो बस अपने ऑफिस में काम करने वाली लड़कियां नजर आती हैं, फिर अपने यूनिवर्सिटीज पहले उसकी शान में घसीटते पड़ता रहता है वो। कभी कभी तो मुझे लगता है जैसे मेरी तरह उसने भी शादी के लिए माँ जी ने मजबूर किया होगा, वरना उसका एक से बढ़कर एक मौशका
مجھے ازبر ہے، ہر قصہ مجھے ہی سناتا تھا۔ اس کی آنکھیں حسین ہیں تو اس کا کمپلیکشن بہت خوبصورت ہے، فلانی مہاجبی ہیں تو فلانی میں سیما، میں جانتی ہوں اب بھی اسے وہی نظر آتی ہیں۔ اب کی بار بھابھی ہنسی روک نہیں پائی تھی، ہنسی تو پھر ہنستی ہی رہیں، ہنستی ہی چلی گئی۔ کیوں ہنس رہی ہیں بھابھی؟ اس نے جھلا کر ٹوکا۔ سنا ہے دن میں کم از کم 1 گھنٹہ قہقہے لگانے سے صحت پر اچھا اثر پڑتا ہے، بس اس لیے وہ بے حال ہوتی جا رہی تھی۔ یہ شغل کسی اور وقت کے لیے اٹھا رکھیے۔ تم کیا کہہ رہی تھی؟ ولید تمہیں دیکھتا نہیں؟ انہوں نے آنکھیں رگڑی جو لبالب بھری ہوئی تھی۔ جب بیوی تمہارے جیسی سر جھاڑ منہ پھاڑ ہوگی تو شوہر بیچارہ یہ فلانیوں کو ہی دیکھے گا نا۔ آپ ہر بات مجھے ہی غلط قرار کیوں دیتی ہیں؟ اس لیے کہ غلط تم ہی ہو۔ جی نہیں، حقیقت یہ ہے کہ اسے کوئی اور پسند آ گئی ہے۔ بالآخر اس نے کہہ دیا ہے۔ کیا مطلب؟ بھابھی ایک دم سیدھی ہوئی تو اس نے ساری بات بتا دی، جسے سنتے ہی انہوں نے سر پیٹ لیا۔ اتنی بڑی بات تو تم مجھے اب بتا رہی ہو؟ سچ سچ بتاؤ، پچھلے 1 ہفتے سے اس لیے یہاں آ کر بیٹھی ہوئی ہو نا؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا تو وہ غصے سے بولی، تم سے بڑا احمق اس دنیا میں کوئی نہ ہوگا۔ اب اس سے پہلے کہ وہ سچ مچ دوسرا نکاح کرے، تم فوراً اپنے گھر چلی جاؤ، بلکہ میں ولید کو فون کر دیتی ہوں، وہ تمہیں لے جائے گا۔ زہرا نے کچھ سوچ کر سر ہلا دیا۔ آپ رہنے دیجیے، میں ہی فون کر دیتی ہوں۔ وہ ٹیلی فون سیٹ اپنے قریب گھسیٹ کر بولی، جانے سے قبل اسے شعیب بھائی اور بھابھی سے اپنے غلط رویے اور سخت الفاظوں کے لیے معافی مانگنی تھی۔ کار کی پرحدت فضا میں خاموشی گونج رہی تھی اور وہ مجسم کان بنی ہوئی تھی۔ شاید وہ اسے کہے، میں نے تمہیں مس کیا اور ایک رات بھی سکون سے نہیں سو سکا، کھانا کھاتے ہوئے بھی تم مجھے یاد آتی رہی۔ یہ 7 دن میں نے بڑی مشکلوں سے کاٹے، وغیرہ وغیرہ، مگر سارا راستہ وہ یوں ہی سنجیدگی سے ونڈ اسکرین سے باہر بچھی سڑک پر نظر گاڑے رہا، گویا اس سے بڑھ کر ضروری کام کوئی ہو نہ۔ اب تو وہ لوگ لاہور داخل ہو گئے، اپنی کالونی کی حدود میں بھی داخل ہو چکے تھے۔ بدتمیز کہیں کا، کیا میں نہیں جانتی کہ اسے مجھے یاد کرتا، کہ اگر مجھے یاد کر رہا ہے تو کیا کیوں نہیں دیتا؟ نا جو آڑے آتی ہے۔ وہ اندر ہی اندر جھلاتی رہی۔ تبھی گاڑی گیٹ کے سامنے رک گئی، مگر وہ ٹھس انداز میں بیٹھی رہی۔ ولید نے کچھ پل اس کے اترنے کا انتظار کیا، پھر حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ حد درجہ اطمینان سے بیٹھی تھی۔ کیا ساری رات کار میں ہی گزارنی ہے؟ اس کے پوچھنے پر وہ ٹھٹکی، پھر کھجل سی ہو کر اتر گئی۔ گیٹ اچھی طرح بند کر لینا، چوکیدار نوکری چھوڑ گیا ہے، میں کچھ دیر میں آؤں گا۔ چابی اسے تھما کر وہ کار بھگا کر لے گیا۔ وہ اندر آئی، کچھ دیر کمر سیدھی کی جو بیٹھے بیٹھے اکڑ گئی تھی، پھر کپڑے تبدیل کر اپنے لیے چائے بنا کر لاؤنج میں آ گئی۔ ٹی وی آن کر کے وہ ولید کا انتظار کرنے لگی۔ آج وہ ہر معاملہ نپٹا دینا چاہتی تھی۔ وال پر سجے کلاک نے 6 بجے کا اعلان کیا تو وہ صوفے پر لیٹ گئی۔ پھر نہ جانے کب آنکھ لگی، آنکھ کھلی تو 10:30 بج رہے تھے۔ حیران ہوئی اٹھ بیٹھی، ایسی بے سود ہو کر سوئی کہ وقت گزرنے کا اسے علم بھی نہ ہوا۔ وہ ولید کو سوچ کر پریشان تھی جو اب تک نہ آیا تھا۔ 11:30 بجتے اس کی واپسی ہوئی۔ یہ کوئی وقت ہے گھر آنے کا؟ اسے دیکھتے ہی وہ برس پڑی۔ حالانکہ سوچا تھا غصہ نہیں کرے گی، مگر پھر بھی خوف غصے میں بدل گئی تھی۔ تم اب تک میرے انتظار میں جاگ رہی ہو؟ ولید کے لہجے میں استفہام تھا۔ زینب سلگ کر رہ گئی۔ نہیں، موت کے فرشتے کے انتظار میں جاگ رہی تھی۔ کچھ جواب صرف سوچنے کے لیے ہوتے ہیں۔ کھانا کھاؤ گے؟ لگا دوں؟ نہیں، میں کھانا کھا کر آیا ہوں، کمال رکھائی سے بولا تھا۔ اچھا، چائے پیو گے؟ زینب نے غصے کے بال کو اندر ہی اندر دبایا۔ ولید نے رخ موڑ کر اپنی مسکراہٹ چھپائی اور احسان کرنے والے انداز میں بولا، دل تو نہیں چاہ رہا، البتہ اگر تم پینا چاہ رہی ہو تو تمہارا ساتھ ضرور دوں گا۔ زینب سر ہلا کے کچن میں چلی گئی اور وہ بیڈ روم میں آ گیا۔ اسے زینب کے رویے میں بڑی خوشگوار تبدیلی محسوس ہوئی تھی۔ وہ جو تیر اس نے چلایا تھا وہ نشانے پر لگا تھا۔ وہ کپڑے بدل کر لاؤنج میں آیا، پھر کچھ سوچ کر کچن میں۔ زینب برنر کے قریب کھڑی تھی، اس کی پوچھ دروازے کی طرف تھی۔ وہ وہی چوکھٹ پر شانہ ٹکا کر اسے دیکھنے لگا۔ لمبی ہے غم کی شام، مگر شام ہی تو ہے۔ اس کے لبوں نے بے آواز حرکت کی، پھر کھل کر مسکرا دیے۔ بلیک کھدر کے سادہ سے سوٹ میں بھی اس کا سراپا بے حد دلکش لگ رہا تھا۔ شاید یہ محبت کا خاص اعزاز ہوتا ہے کہ دل میں بسنے والے ہر انداز ہر حال میں اچھے لگتے ہیں۔ استحقاق کہیں اندر ہی اندر انگڑائیاں لینے لگا۔ کوئی خوش کن جملہ زبان کی نوک پر مچل رہا تھا۔ اس نے نگاہ چرا لی، مگر پھر جیسے بے بس ہو گیا۔ آج اتنے دنوں بعد اسے دیکھتے رہنے کا جی چاہ رہا تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کے پیچھے جا رکا۔ وہ ایک بے اختیاری سی اسے اپنے گھیرے میں لے رہی تھی۔ اس کی نظریں سیاہ بالوں سے جھانکتی سراہی دار گردن پر ٹھہر گئی، جہاں ننھا سا تل مسلے ماہ مسکرا رہا تھا۔ بس ایک پل تھا اور اسے اس چاند کے اندر صرف اپنا ہونے کا یقین ہوا۔ اس نے شہادت کی انگلی سے ریشمی پردہ ہٹایا اور زینب کرنٹ کھا کر بڑی تیزی سے مڑی تھی۔ ولید نے اس کے بے حد نزدیک کھڑا تھا۔ بس ایک ہی لمحہ تھا جو اس کا سب کچھ لے گیا۔ بے اختیاری ہی بے اختیاری تھی۔ اس کا ہاتھ اٹھا اور ولید کے گال پر نادیدہ نقش چھوڑ گیا۔ اپنی اس جسارت پر وہ خود بھی حیران پریشان سی سن رہ گئی۔ ولید گال پر ہاتھ رکھ کے ہکا بکا اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا اسے اندازہ تھا کہ وہ کیا کر چکی ہے؟ ولید کے اندر اشتعال کی تیز لہر
दौड़कर चेहरे पर सुर्खी रकम कर गई। वो जबड़े मजबूती से एक दूसरे पर जमाए मुठ्ठियां भीजे उसे गजबनाक निगाहों से देख रहा था। वो होठों पर हाथ रख के शेल्फ से लगी खड़ी थी। शर्मिंदगी सरासीमगी जैसे असरात ने उसके दिल पर सूखे पत्ते जैसा लर्जा तारी कर दिया था। चाय उबलकर मजीद आग को भड़काने लगी। ज़ैनब को लग रहा था अभी वलीद कोई छुरी उठाकर उसकी शेरक काट देगा, वरना थप्पड़ों की बारिश तो लाज़िमन होगी। मगर उसने कुछ कुछ भी ऐसा नहीं किया, बल्कि वो मुड़ा और तेज़ी से रास्ते में आई हर चीज़ को ठोकर मारता हुआ बाहर निकल गया। वलीद वो जैसे ख्वाब से निकल के उसके पीछे भागी, लेकिन लेकिन उसने नहीं सुना और गेट खोलता हुआ बाहर निकल गया। उसकी आँख खुली तो लिविंग रूम के कोनों कुदरों में से निकल कर बाएँ-बाएँ सन्नाटा बोल रहा था। मलजगे से अंधेरे ने उसे एहसास दिलाया कि बहुत देर तक सोती रही है। उसका सर इस वक़्त बेहद भारी हो रहा था। शायद रोते रहने का असर था। वलीद सारी रात घर नहीं आया था। इस वक़्त 11 बजे का वक़्त था। वो बेदम सी होकर खुद को कोसने लगी। इसी पल फ़ोन की घंटी ने उसे मुतवज्जा किया। किसी खुशगुमानी के ज़ेरे असर उसने झपटने से अंदाज़ में रिसीवर उठाकर कान से लगाया। दूसरी तरफ भाभी थी। उसकी आवाज़ सुनते ही बेख्तियार रोने लगी। वो भी एक आन में घबरा गई। मुझे आप बहुत याद आ रही हैं। उसके बार-बार इस्तग़फ़ार पर यही कहती थी। उफ़! मैं समझी वलीद ने सचमुच दूसरी शादी कर ली। अभी तक तो नहीं की, मगर अब शायद कर ले। उसके दिल में गूंज उभरी और आंसू एक तवातर से बहने लगे। दूसरी तरफ भाभी न जाने कौन-सी तसल्लियाँ दे रही थी। भाभी आप यहाँ आ जाएँ प्लीज़, मुझे मुझे बहुत डर लग रहा है। उसने कहा उन्हें सारी हकीकत बताकर वो मज़ीद शर्मिंदा नहीं कर सकती थी। मालूम जो था कि उधर से भी लानतान ही मिलेगी। अरे डरने की क्या बात है भई? वैसे मैंने तुम्हें ये बताने के लिए फ़ोन किया था, मैं और शुएब कोटा जा रहे हैं। मेरी अम्मी का ऑपरेशन है ना। अच्छा वलीद कहाँ है? उन्होंने रोक कर पूछा। तो पल भर को खुद भी चुप सी रह गई, क्योंकि इस वक़्त इस बात से तो वो खुद भी नावाकिफ़ थी। वलीद घर पर नहीं है। हैं? इतनी जल्दी बाहर चला गया? अभी तो 1 मिनट पहले वो मुझसे बात कर रहा था। फिर लाइन कट गई। वो हैरान हो रही थी, जबकि ज़ैनब अपनी जगह से यूँ उछली जैसे करंट लगा हो। फिर तेज़ी से बोली, अपनी अम्मी की तरफ से पूछिएगा भाभी, अपनी अब्बी को मेरी तरफ से पूछिएगा भाभी, और आप लोग अपना ख़्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़। वो पुकारती रही, मगर उसने रिसीवर रख दिया सोफ़े पर औरतों की तरह झूलता दुपट्टा कंधे पर डाला। वरीद और अपने मुश्तलका बेडरूम की तरफ आ गई। दरवाज़े के हैंडल पर हाथ रखे अगले ही पल उसे खौफ की नज़र करने पड़े जो इर्द-गिर्द मंडरा रहा था। दिल अलग धड़-धड़ाधड़ कर रहा था। उसने अंदर ही अंदर आयतुल कुर्सी का वर्द शुरू किया। नहायत एहतियात से दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुए। वलीद उंधे मुँह बेड पर लेटा हुआ था। ज़ैनब ने बेख्तियार झुरझुरी सी ली और इतनी ठंड में बगैर शर्ट के लेटा हुआ था। करीबी सफ़ेद संगमरमर की एशरे सिगरेटों के टुकड़ों से भरी पड़ी थी। उसे धचका सा लगा, मगर जल्दी इस कैफियत से बाहर निकल आई, क्योंकि पिछले 1.5-2 माह में उसने दानिस्ता इस शख्स से बेगाना होकर गुजार दिए थे। उसने अब दिल को बड़े प्यार से सुलाया और तसल्ली देकर उसके करीब चली है। वलीद बहुत डरते-डरते उसने धीरे से पुकारा, मगर जवाब मौसूल ना हुआ तो उसने अपना हाथ उसके शाने पर रख दिया, जिसे बेदर्दी और नफ़रत से झटक दिया गया था। वलीद ने टाँगें बेड से नीचे लटका दी और साथ ही अखरोटी रंग की शर्ट पहन ली। ज़ैनब अभी लफ्ज़ ही ढूँढ रही थी कि जब वो शर्ट के बटन बंद करता उठा और एक पल में उसके दिल में गुमान जागा कि वो चला जाएगा, मगर उसने दरवाज़ा चौखट खोल दिया और वापस आकर बैठ गया। ज़ाहिर है उसे जाने का हुक्म दिया गया था। मैं जानती हूँ वलीद, कि तुम मुझसे खफ़ा हो, मगर प्लीज़ मेरी बात सुनो। मैंने एक बार मेरी बात, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी। जस्ट गेट आउट फ्रॉम हियर। उसकी बात काट कर वो बोला, अंदाज़ और आवाज़ में लहू मंजवित कर देने वाली सर्द मैरी थी। वो कभी भी उससे इस अंदाज़ में बात नहीं करता था। ज़ैनब को आज उसके लहजे व अंदाज़ की नरमी और मोहब्बत का अंदाज़ा हो रहा था। वो उसे देख के गई जो उसे नहीं देख रहा था। हाथ में पानी की बोतल थी, जिससे बड़े-बड़े घूँट ग़ालिबन गुस्सा कम करने के लिए पिए जा रहे थे। मुझे अपनी गलती का एहसास है। क्या तुम मुझे इसकी बात भी कतई कर दी गई, मगर इस बार वलीद ने कुछ भी कहने से गुरेज़ किया। बोतल साइड टेबल पर चटक कर वो दरवाज़े के करीब जा खड़ा हुआ, जैसे उसके जाने का मुंतज़िर हो। मारे बेबसी के वो रोने लगी। निचला होंठ दाँतों तले कुचला जा रहा था। प्लीज़ वलीद, सिर्फ़ एक बार मेरी बात सुन लो। उसने रोते हुए इल्तिजा की। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। वलीद ने हर लफ्ज़ दाँतों तले चबा डाला। मुझे तुम्हारी किसी भी वज़ाहत की ज़रूरत नहीं है। बेहतर होगा तुम यहाँ से चली जाओ, वरना शायद मैं खुद पर काबू न रख पाऊँ। उसने पहली बार ज़ैनब की तरफ देखा तो उसकी रूह तक लर्ज़ गई थी। दबे-दबे तनबीही लहजे में कितनी दुरुस्ती बरहमी थी, और आँखें बेहद सुर्ख़ हो रही थी। गोया सारा गुस्सा और नफ़रत वहीं सिमट आई हो। ज़ैनब के हलक में काँटे अटक गए। वो परेशानी पर अर्क चमकने लगा। उसने कुछ कहना चाहा, मगर अल्फ़ाज़ में ढल ना सके। दरवाज़े का हैंडल छोड़कर वलीद बड़े जानियाना अंदाज़ में उसकी तरफ बढ़ा। वो हरासा होकर पीछे हटी, मगर उससे पहले वलीद ने उसे बाजू से पकड़ कमरे से बाहर धकेल दिया, और वो ख़ज़ान-ज़दा पत्ते की तरह लड़खड़ाकर दीवार से टकराई। और जब तक संभली, दरवाज़ा एक ज़ोरदार चीख मारकर ख़ामोश हो चुका था। वो किसी हारे हुए जवाही की तरह बंद दरवाज़े पर नज़रों से दस्तक देती रही। दीवार के साथ लगी नीचे बैठ चली गई। वो अब रो नहीं रही थी। उसे रोना आ भी नहीं रहा था, मगर दिल तो लरज़ता
لرزیدہ تھا، جو چیخ چیخ کر ضیاء کا احساس دلا رہا تھا۔ وہ باہر نکلی تو فضا کی خاموشی چھٹ کر بادلوں کا روپ دھار چکی تھی۔ گہرے رنگ کے بادل آسمان کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک نہایت خباثت سے مسکرا رہے تھے۔ یقیناً اب شہر میں بارش کا غل مچنا تھا۔ وہ برآمدے میں لان سے منسلک ٹھنڈی یخ سیڑھیوں پر بیٹھ کر سامنے والی دیوار سے لپٹی بیل کو دیکھنے لگی، جس کے اکا دکا کاسنی پھول ہوا کی یخ بستگی سے تھرتھرا رہے تھے۔ لان کی وہ حد جو پورچ کو لان سے الگ کرتی تھی لیک کی لمبی لمبی ٹہنیوں کو گود میں اٹھائے ساکت کھڑی تھی، اور اس سے بھیگی گھاس بھی دبی دبی سی تھی۔ جس وقت آسمان سے پہلا قطرہ اس زمرد گھاس پر گرا تب بھی ایک گرم سانسو اس کی گال پر لکیر چھوڑ گیا۔ وہ انتہائی بے بسی کے عالم میں روتی ہی چلی گئی۔ غلطی جب اپنی ہو تو انسان کسی اور کو الزام دے کر بھلا کیسے بریوزما ہو سکتا ہے؟ میں ولید کو مناؤں گی، معافی مانگ لوں گی اس سے، وہ خود کو ہی تسلیاں دینے لگی۔ پھر چھاجو چھاج برسے می اور ٹھنڈی یخ ہوا نے اسے وہاں سے اٹھنے پر مجبور کر دیا۔ اندر عبدل اپنی سرخ رضائی ارد گرد لپیٹے ٹی وی کے عین سامنے بیٹھا نہایت انہماک سے نہ جانے کون سی پنجابی فلم دیکھ رہا تھا۔ ولید کو دیکھ کر نہ چاہتے ہوئے بھی وہیں دروازے میں رک گئی، جو بڑی عجلت بھرے انداز میں فون پر بات کر رہا تھا۔ پھر اس نے ریسیور رکھا اور عبدل کے پاس جا کے نہ جانے کیا کہا، پھر اسی عجلت بھرے انداز میں اس کے قریب سے نہایت اجنبیت سے گزر کر باہر چلا گیا۔ عبدل کہاں گئے ہیں تمہارے صاحب؟ اس نے بہت جھجکتے ہوئے پوچھا، مگر عبدل کی ساری دلچسپی فلم میں تھی۔ ایئرپورٹ گئے ہیں جی۔ ایئرپورٹ؟ اس کا دھیان ماں جی کی طرف گیا تھا۔ وہ جی پنڈی سے مہمان آ رہے ہیں، ان کو لینے گئے ہیں۔ عبدل نے والیوم بڑھا دیا۔ قمر بھائی کو یہاں لاہور میں کچھ آفیشیل کام کے سلسلے میں آنا تھا، میں نے سوچا کچھ میری آؤٹنگ بھی ہو جائے گی، تبھی چلی آئی۔ ناشتہ کرتے ہوئے شازمین نے بتایا۔ بہت اچھا کیا بھائی، ولید نے مسکرا کر کہا۔ کیوں کپوں میں چائے اڈیلتے ہوئے زینب نے ذرا سی نگاہ اٹھا کر ولید کو دیکھا، اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ قمر تو صبح اپنے کام کے سلسلے میں چلے گئے، جبکہ ولید نے محض شازمین کی خاطر آفس جانا کینسل کر دیا تھا، اور اس بات کا اظہار دانستہ یا نادانستہ کر بھی دیا تھا۔ آج پورے 3 دن گزر گئے تھے ان دونوں کے آپس میں بات کیے ہوئے۔ اب شازمین کی آمد نے اسے بالکل ہی پابند کر دیا تھا۔ پچھلے کچھ دنوں سے اس نے اپنے پرانے بیڈ روم میں گزارے تھے، اور وہ ہنوز صوفے کو بیڈ بنائے ہوئے تھی۔ ساری رات بیڈ خالی پڑا رہا، کیونکہ ولید اسٹڈی کو بیڈ روم بنائے ہوئے تھا۔ وہ دوبارہ بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملا، کیونکہ شازمین کو سارا لاہور دوبارہ سے دیکھنے کا شوق ہوا تھا۔ رات کو اول تو بہت دیر سے آتا اور آتے اسٹڈی میں گھس جاتا۔ اس دن بھی وہ کسی کام سے روم میں آئی تو ولید وارڈروب کھولے ٹائی میچ کر رہا تھا۔ دروازے کھلنے کی آواز میں اس نے گردن موڑ کر دیکھا، پھر واپس گردن موڑ کے اپنے کام میں مگن ہو گیا۔ زینب نے اندر داخل ہو کر دروازہ بند کر دیا، مگر اب ہمت نہیں ہو رہی تھی اگلا قدم اٹھانے کی، سو وہیں کھڑی نچلا ہونٹ دانتوں میں دبائے اسے دیکھتی رہی، جو اب قدم آئینے کے سامنے کھڑا فٹافٹ ٹائی کی ناٹ لگا رہا تھا۔ زینب ہولے ہولے چلتی اس کے پیچھے آن رکی۔ شیشے میں اس لمبے چوڑے شخص کا عکس اس کے عکس کو چھپائے ہوئے تھا، چہرے پر اتنی سنجیدگی جو کم سے کم زینب کے لیے نہیں اب ہرگز نہ رہی تھی۔ ولید اب بالوں میں برش کر رہا تھا۔ برش رکھ کر اس نے پرفیوم کی طرف ہاتھ بڑھایا، مگر اس سے پہلے ہی زینب نے پیچھے سے ہاتھ بڑھا کے بوتل اٹھا لی اور اس کے اور آئینے کے بیچ حائل ہو گئی۔ کیمل کلر کی شرٹ پر لگے براؤن بٹنوں میں سے پر نظر جمائے بھی وہ ولید کے تاثرات جان سکتی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ پرفیوم اسپرے کرتی، ولید نے اس کے ہاتھ سے بوتل جھپٹ لی۔ زینب نے خائف ہو کر سوکھا حلق تر کیا۔ محبت میں کیا معافی کی گنجائش نہیں ہوتی ولید نے اسے بہت طنز بھری نظروں سے دیکھ کر پرفیوم پٹخا اور بیڈ پر جا کر جلدی جلدی جوتے پہننے لگا۔ پلیز ولید، صرف ایک بات میری بات سن لو۔ اس کی آواز میں نمی سی گھل گئی تھی۔ مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سنی، نہایت روکھے انداز میں کہہ کر وہ اسٹڈی میں چلا گیا اور فوراً ہی فائل لے کر واپس آیا۔ میں جانتی ہوں میں ایسا کوئی حق نہیں رکھتی، مگر کیا تم مجھے اس محبت کے واسطے بھی معاف نہیں کرو گے جو تمہیں مجھ سے تھی؟ اور بالآخر اس نے اپنی ہتھیلیاں اس کے سامنے جوڑ دیں۔ وہ گڑ گڑا رہی تھی، مگر ولید کے اعصاب کے تناؤ میں چندہ فرق نہ آیا۔ چہرے پر سنجیدگی اور سرد مہری خود کے رہ گئی تھی۔ زینب کی آنکھوں سے برستے آنسو بھی اس کے لیے جیسے بارش سے زیادہ اہمیت نہ رکھتے تھے۔ وہ اس کے چہرے پر اپنی نظریں گاڑے کھڑا تھا، جس میں تازہ الاؤ کی سی تپش تھی، وہ جس کی حدت زینب نے اپنے اندر تک اترتی محسوس کی تھی۔ تبھی تو اس کی پلکیں لرزنے لگی تھی۔ دیکھو ولید، ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ طرق سے دروازہ کھل کے شازمین اندر داخل ہوئی۔ زینب تیزی سے آنکھیں رگڑ ڈالیں، پلکیں جھکاتے ہوئے اس نے ولید کی سرد مہری کو گہری دلفریب مسکراہٹ میں بدلتے دیکھا۔ میں بس آ ہی رہا تھا۔ ولید کی چہکتی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی، پھر شازمین کی کھنکدارہ سی، ارے کہیں میں مخمل تو نہیں ہوئی؟ ارے نہیں یار، خیر چلو، ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ اور ہاں چلو، اچھا زینب اپا، خدا حافظ۔ بھاری جوتوں کے ساتھ ہائی ہیل کی ٹک ٹک، پھر دروازہ بند ہونے کی آواز، کہیں دور کار سٹارٹ ہوئی اور پھر سکوت چھا گیا۔ کچھ دیر بعد زینب نے گردن موڑ کر دیکھا، وہ دونوں کب کے جا چکے تھے۔ اب وہ کمرے میں تنہا تھی۔ زینب آپا، اس کے لبوں نے بے آواز حرکت کی تھی۔
وہ نہایت اطمینان سے چینل پر چینل بدل رہی تھی۔ ایک سکون تھا، آزادی کا احساس تھا جو اسے اپنے گھیرے میں لیے ہوئے تھا۔ ابھی کچھ دیر قبل ہی اس نے عبدل کے ڈھیر سارے لطیفے سن کر کہکے لگائے، پھر جب سے تھک گئی تو اسے پکوڑے تیار کرنے کا آرڈر دے دیا۔ وہ ٹی وی اسکرین پر نظریں گاڑے وہ مسلسل ولید اور اس کے متوقع رویے کو سوچ کر دل ہی دل میں محفوظ ہو رہی تھی۔ پھر اس نے ولید کی کار کا مخصوص ہارن سنا تو چوکنی ہو کر بیٹھ گئی، مگر انداز ابھی بھی لاپرواہ سا تھا۔ ولید اندر آئے، آتے ہی عبدل کو آواز دی۔ زینب کی چونکہ اس کی جانب پشت تھی، اس لیے چہرے کے تاثرات نہ جان سکی، البتہ آواز کی کرختگی نے عجیب سا احساس دلایا۔ ولید نے عبدل کو سگریٹ لانے کے لیے کہا تھا اور اس کے جانے کے بعد اس کے سر پر کھڑا ہوا۔ تم نے شازمین سے کیا کہا ہے؟ ہاتھ میں پکڑا کوٹ صوفے پر پھینک کر اسے سینے پر بازو باندھ لیے۔ زینب نے سر اٹھا کر اسے حیرت سے دیکھا۔ میں نے شازمین سے کچھ بھی نہیں کہا۔ ولید نے مشکوک نظروں سے گھور کر پھر لفظ چبا کر کہا، تم نے اسے چلے جانے کے لیے نہیں کہا؟ نہیں، وہ اطمینان سے بولی، میں نے صرف یہ کہا تھا کہ لاہور میں اس کے کچھ اور رشتہ دار بھی مقیم ہیں۔ اس کا انداز سراسر خبر دینے والا تھا۔ ولید سلگ کر رہ گیا۔ وہ جانے کیا کہنے جا رہا تھا؟ اور صرف ہم لوگوں سے ملنے لاہور آئی تھی؟ تصحیح کر لو ولید، وہ ٹوک کر بولی، شازمین ہم سے نہیں بلکہ صرف تم سے ملنے لاہور آئی تھی، اور میرا خیال ہے 2 ہفتے ملنے ملانے کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ اب اسے کچھ دن اپنے ماموں کے گھر قیام کرنا چاہیے۔ اس کا اندازہ بے حد جلانے والا تھا اور وہ واقعی جل گیا۔ تم انتہائی کم عقل اور علم مینرڈ عورت ہو زینب۔ ہاں، میں کم عقل اور علم مینرڈ بھی۔ اس کا غصہ بھی باہر آ چکا تھا۔ اب یہ کام کرو مسٹر ولید، اپنی زیادہ عقل مند والی ویل مینرڈ شازمین کو لے آؤ اس گھر میں، جی بھر کر اس کے ساتھ ہوٹلنگ کرنا، سینما جانا اور رات کو 2-2 ڈھائی بجے گھر واپس آنا۔ کوئی روک ٹوک نہیں کرے گا، پھر تم جی بھر کے عیش کرتے رہنا۔ شٹ اپ، وہ دھاڑا تھا۔ سارا اعتراض ہی اس لفظ عیش پر تھا۔ پھر خود کلامی کے انداز میں جھنجھلایا، نہ جانے کس جاہل سے پالا پڑا ہے اور جو اس کے یوں دھاڑنے پر خائف سی ہو گئی تھی۔ زیادہ دیر خاموش نہ رہ سکی۔ اس جاہل سے شادی کرنے کے لیے میں نے نہیں کہا تھا، تم خود تھے جو ولید اس کی بات ہاں وہ تم خود تھے ولید جو ولید نے اس کی بات نہایت تیزی سے قطع کر دی۔ جانتا ہوں، وہ میری حماقت تھی جو اپنی اس حماقت پر میں اب تک پچھتا رہا ہوں۔ اور زینب کی ساری خوشگمانی دھری کی دھری رہ گئی۔ ولید رخ موڑ کر چاہ چکا تھا اور ایک جھٹکے سے اٹھی اور اس کے سامنے آ گئی۔ بہت دیر تو ابھی بھی نہیں ہوئی، پھر تم تو خود مختار ہو ولید قاسم، جو چاہو کر سکتے ہو، تو پھر چھوڑ کیوں نہیں دیتے مجھے، طلاق کیوں نہیں دیتے؟ وہ بہت زور سے بولی تھی، مگر اس سے پہلے بہت زور سے ولید کا آہنی ہاتھ اس کے گال پر پڑا تھا۔ وہ جو تن کر کھڑی ہوئی تھی، توازن برقرار نہ رکھ سکی اور کاؤچ پر گری تھی۔ اپنے لڑ سے وجود کو سنبھالا دینے کی تو خیر کوئی کوشش ہی نہ کی تھی، البتہ وہ جو اسے دیکھی جا رہی تھی، پتہ نہیں حیرانی تھی یا دکھ۔ بہت بکواس کر لی تم نے، مگر اب ایک لفظ بھی کہا تو میں تمہیں قتل ہی کر دوں گا، وہ انگلی اٹھا کر بولا، اور پھر کچھ سمجھ میں نہ آیا تو ٹیبل کو ٹھوکر مارتا باہر نکل گیا۔ کتنی ہی دیر بلا مقصد سڑکوں پر کار دوڑاتے رہنے کے باوجود بھی وہ اپنے دماغ میں اٹھتے دھوئیں کو کم نہیں کر رہا تھا۔ اصل پچھتاوا تو اب ہو رہا تھا۔ ایک قضیت ہی تو تھی جو اس کے حساب پر تھوڑے کی طرح برس رہی تھی۔ جب وہ گھر سے نکلا تھا تب شام نے اپنے آنچل نہیں پھیلائے تھے، اور اب سارا شہر رات کی تاریکی کو مات دینے کے لیے مرکری کمکموں سے آویزاں ہو چکا تھا۔ اس نے روڈ کی دوسری جانب بازاروں میں چلتے پھرتے لوگوں کا دیکھا، جن کے چہرے آسودگی سے دمک رہے تھے، کچھ اس جیسے بھی تو تھے، اکتائے ہوئے یا جھنجھلائے ہوئے۔ اس نے گہرا سانس کار کی خاموشی رکا دینے والی فضا میں خارج کیا، پھر کچھ سوچ کر آڈیو پلیئر آن کر دیا۔ بلال الحق کا پریتو فل والیوم میں گونجنے لگا۔ اس نے تب کر والیوم کم کر دیا، پھر کار کے شیشے کھول دیے اور ٹھنڈی ہوا اس کے منہ سے ٹکرا کر بھاگنے لگی۔ اس نے دوسری کیسٹ لگا دی۔ عدنان سمیع اپنی خمار اللہ آواز میں انتہائی بھونڈا گانا گا رہا تھا۔ اس نے پھر کیسٹ بدل دی۔ اب کی بار قدرے سکون ملا، کیونکہ نصرت فتح علی خان کی آواز میں آپ سے مل کر ہم گونجنے لگا تھا۔ وہ قدرے ریلیکس انداز میں ڈرائیو کرنے لگا۔ کبھی کبھی دل بھی عجیب حرکتیں کرتا ہے، خود سے خود ہی باتیں اور پہلو گھڑ کے آپ کے سامنے رکھتے ہیں، پھر آپ لاکھ چاہیں ان باتوں کو مان لینے کے سوا اور کچھ چارہ نہیں رہ جاتا۔ اس کے ساتھ بھی یہی ہو رہا تھا۔ کچھ سوچ کر اس نے موبائل اٹھایا۔ دوسری طرف مسلسل بیل کے باوجود فون ریسیو نہیں کیا گیا تھا، مگر وہ مستقل مزاجی سے موبائل کان سے لگائے بیٹھا رہا تھا۔ کار کے انگیج ٹون آنے لگی تو اس نے دوسری بار نمبر بلایا۔ تیسری بار ٹرائی کرتے ہوئے اس کی انگلیاں ساکت ہوئی۔ نصرت فتح علی خان اب کے سیدھا یار نہ بچھڑے گا رہا تھا۔ اس نے جھرجھری سی لے کر موبائل ڈیش بورڈ پر چٹک دیا اور ہاتھ گرانے والے انداز میں آڈیو پلیئر آف کر دیا۔ بے سمت پریشانی جھنجھلاہٹ کا باعث بنتی ہے، مگر وہ بے سمت تو نہ تھا، اس کے باوجود جھنجھلایا ہوا تھا، نہ جانے خود پر یا اس پر۔ بالآخر تھک کر اس نے کار ایک سڑک پر ڈال دی جو اس کے گھر کو جاتی تھی، جہاں اس وقت وہ لڑکی تنہا تھی جس سے وہ بے حد و حساب محبت کرتا تھا، جس کی آنکھوں میں اسے آنسو اچھے نہیں لگتے تھے، جس کی ہنسی سے اسے عشق تھا، جس نے ہاتھ جوڑ کر اس سے اس کی محبت کا واسطہ دیا تھا، اور جسے اس نے بہت زور سے تھپڑ مارا تھا۔ بھول گئے صاحب جی،
پھول لے لیں صاحب جی۔ سگنل کھل چکا تھا، پچھلی گاڑیاں اسے آگے بڑھنے کے لیے ہارن دے رہی تھی۔ تب 10-11 سال کے لڑکے نے جھک کر اجازت سے کہا۔ پچھلی گاڑیوں کا شور بڑھتا جا رہا تھا۔ ولید قاسم نے والیٹ سے روپے نکال کر بچے کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ اس کی توقع کے برخلاف گھر میں داخل ہوتے خاموشی نے استقبال نہیں کیا۔ سب سے پہلے تو گیٹ پر پڑے دلاور چوکیدار نے سر تک ہاتھ لے جا کر اسے سلوٹ کیا۔ کیسے ہو دلدار؟ سر کے اشارے سے سلام کا جواب دیتے تھے۔ اللہ میاں کا کرم ہے صاحب، پوری بدیسی نکالے دلدار نے گاڑی لاک کرتے ہوئے اسے دیکھ کر کہا تھا۔ اور تمہاری بیوی اب کیسی ہے؟ اسے یاد آیا کہ وہ اپنی بیوی کی بیماری کی وجہ سے چھٹی لے کر گیا تھا۔ دلدار نے مثبت انداز میں سر ہلایا، پھر کچھ شرماتے ہوئے بولا، آپ کو بہت مبارک ہو صاحب۔ مبارک وہ کس لیے؟ وہ جی آپ چاچو بن گئے ہیں۔ چاچو؟ وہ کچھ اور حیران ہو کر ایک دم بولا، مگر تمہیں کس نے بتایا؟ میری بیوی نے۔ تمہاری بیوی نے؟ ولید کی حیرانی کسی طور پر کم نہیں ہو رہی تھی، پھر جھجلا کے بولا، لیکن میرے چاچو بننے کی خبر تمہاری بیوی کو کیسے مل گئی دلدار؟ وہ ایسے کہ اللہ میاں نے دلدار چودھری کو پیاری سی بیٹی دے دی ہے۔ پیچھے سے آتے عبداللہ نے مشکل آسان کر دی تو پہلے ولید چپ رہا، پھر مسکرا کر بولا، بہت مبارک ہو دلدار، یہ لو بچی کے لیے کچھ لے لینا۔ اس نے والیٹ سے پیسے نکال کر دلدار کے ہاتھ پر رکھ دیے، پھر کار کی چابی عبدل کو پکڑاتے ہوئے بولا، کچھ کھانے کا سامان ہے نکال لو۔ پھر کچھ یاد آنے پر بولا، اور تم بھی تو گاؤں جا رہے تھے نا آج؟ جی سر، پر آج اب نہیں جانا، بے نیائی سے کہہ کر وہ سامان نکالنے لگا۔ کیوں؟ اندر آئے جی، بتاتا ہوں۔ وہ سامان اٹھا کر اندر کی طرف بڑھ گیا۔ ولید اس کے پیچھے تھا، مگر اندر جا کر عبدل کو کچھ بھی بتانا نہیں پڑا۔ بڑا منکش دروازہ کھلتے ہی سامنے موجودہ تخت پر آج پھر بات تھا۔ اماں جی کے ساتھ حیدر بھائی، نوشابہ بھابی بیٹھے ہوئے تھے، اور 2.5 سال کے 2 بچے ماہرہ اور معاویہ بھی تھے۔ مجھے فون کر دیا ہوتا تو میں آپ لوگوں کو لینے ایئرپورٹ آ جاتا ہوں۔ ماں جی کے گلے میں بازو ڈالے وہ کہہ رہا تھا، ہم نے سوچا تمہیں سرپرائز دیتے ہیں۔ حیدر بھائی پستے چیر رہے تھے، پھر وہی بیٹھ کے لوگوں سے باتیں کرتا رہا، جبکہ نظریں مسلسل اسے ڈھونڈ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ کچن سے برآمد ہوئی، بما ٹرالی جس میں چائے کے ساتھ لوازمات سجے ہوئے تھے۔ سوری یار ولید، تم لوگوں کی شادی میں تو ہم شریک نہیں ہو سکے، البتہ مبارک تم اب وصول کر لو۔ وہ مسکراتے ہوئے دردیدہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا، جس نے اپنا سارا چہرہ دوپٹے میں چھپا رکھا تھا۔ آنکھیں بے حد سرخ ہو رہی تھی۔ اس کے دل میں ایک بار پھر شرمندگی یہاں سے وہاں بکھر گئی۔ ولید، تم زینب کو لے کر ڈاکٹر کے پاس نہیں گئے؟ نوشابہ کے اس سوال پر ولید نے گھبرا کر اس پر نظر ڈالی، جو اس کے سامنے چائے کا کپ رکھ کر ابھی اپنی جگہ پر جا بیٹھی۔ ڈاکٹر کے پاس جانے کی کوئی خاص ضرورت تو نہیں تھی، بس ہلکا سا فلو ہے، خود ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے بھی اس سے بھی پہلے زینب نے بات بنائی تو وہ دل ہی دل میں شکر کرنے لگا۔ ہلکے فلو نے یہ حشر کر دیا، بھاری فلو کیا کرے گا؟ ماں جی نے گرکا تو مسکرانے لگی، جبکہ ماں جی کہہ رہی تھی، تم نے میری بچی کا بالکل خیال نہیں رکھا ولید، دیکھو تو کتنی کمزور لگ رہی ہے۔ وہ سچ ہی کہہ رہی تھی۔ پھر رات دیر تک باتیں ہوتی رہی۔ وہ جو سوچ رہا تھا، تنہائی میسر آنے کا موقع ہی تلاش کرتا رہ گیا۔ وہ 2 بجے قریب ماں جی نے سب کو ڈپٹ کر اٹھایا تو زینب بولی، آج میں آپ کے پاس سوں گی۔ ماں جی نے نہال ہوتے سے اپنے باہوں میں بھر لیا۔ ولید اپنے کمرے کی طرف جاتے ہوئے سوچ رہا تھا، ماں جی بھی غلط ٹائم پر محبت جتاتی ہیں۔ کروٹیں بدل کر تھک گیا تو اٹھ بیٹھا، خالی صوفہ منہ چڑھا رہا تھا۔ گھڑی کی سوئیاں 3:30 کے فگر پر ٹک ٹک ناچ رہی تھی۔ وہ کچھ سوچ کر کچن میں آیا، کچھ دعائیں کتنی جلدی قبول ہو جاتی ہیں۔ برنر کے قریب زینب کو کھڑا دیکھ کر اس کا دل اچھل کر خاموش ہوا تھا۔ ایک کپ چائے مل سکتی ہے؟ وہیں دروازے میں کھڑے کھڑے اس نے کہا۔ زینب نے گردن موڑ کر اس کی جانب نہیں دیکھا، وہ غالباً پہلے ہی یہی کام کر رہی تھی۔ تبھی پین میں کچھ اور دودھ ڈال دیا۔ ولید نے اسے خاموشی سے کام کرتے دیکھا، پھر نپے تلے قدموں سے اس کے قریب آیا، ہاتھ بڑھا کر پہلے برنر آف کیا، پھر بنا کچھ کہے اس کا ہاتھ تھاما، کچن کی لائٹ آف کی اور سیڑھیاں چڑھ کر اسے اپنے بیڈ روم میں آ گیا۔ لاک لگا کر وہ ایک پل کو رکا، پھر اس کی طرف پلٹا۔ وہ پلکیں جھکائے زمین میں جانے کیا کھوج رہی تھی۔ ولید نے بڑھ کر اس کے شانوں پر ہاتھ رکھ دیے، کہو کیسے یقین آئے گا تمہیں میری محبت کا؟ مر جاؤں، جان دے دوں اپنی پھر مانو گی میری چاہت کو؟ اس کی جھکی پلکوں کو نظروں کے حصار میں لیے وہ پوچھ رہا تھا، اور اس شکوے میں اپنائیت کا عنصر غالب تھا۔ وہ جو اتنی دیر سے آنکھوں میں دھند سے جائے کھڑی تھی، خود سے کیا ہوا عہد بھول کر وہ 2 قدم آگے بڑھی اور اس کے سینے سے سر ٹکا کر بری طرح رو دی۔ ولید نے چند پل توقف کیا، پھر بڑے اطمینان اور پیار سے اس کے گرد اپنے بازوؤں کا ہلکا حصار باندھ دیا۔ کوئی آپ کے سامنے اپنا غم اس لیے بہاتا ہے کہ اس کے دل میں آپ کے لیے اپنا غم چھپا لینے کا مان ہوتا ہے۔ اس کے مسکراتے لب زینب کے ریشمی بالوں کو چھونے لگے تھے۔ وہ روتی رہی، حتیٰ کہ سسکیاں ہچکیوں میں بدل گئی۔ پھر اپنی بے اختیاری کا دھیان آیا تو شرمندہ سی ہو کر ایک طرف ہو گئی۔ ولید نے اسے گال رگڑتے دیکھا، پھر مسکراہٹ دبا کے بولا، میری بات کا جواب نہیں دیا تم نے، مر جاؤں پھر مانو گی؟
मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। वो वहाँ से हटने लगी मगर वलीद ने बाजू से पकड़ कर सामने अपने अपने वापस अपने सामने खड़ा किया। तुम तो कुछ भी नहीं, तुम तो कुछ भी और तुम तो कभी भी कुछ नहीं कहती क्योंकि तुम्हारी अना तुम्हें कुछ कहने ही नहीं देती। उसका सारा जोर ना पड़ता। ज़ैनब सुलग के रह गई। ये सच नहीं है। उसने एहतजाज किया। वो तल्खी से ऐसा फिर बेड पर जा बैठा। यही सच है ज़ैनब बीबी कि तुम्हारी इस गर्दन को अना का कल्फ लगा हुआ है जो तुम्हें बाद में भी रोकती रही। वरना वरना मैंने कोई गलत काम तो नहीं किया था। वो हक था मेरा। वो उसे पिछला वाक़या याद दिला रहा था। ज़ैनब फिर से रोने लगी। वहीं ज़मीन पर दो जानों बैठ गई थी। तुम मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हो वलीद। मैं अनापसंद तो कभी भी नहीं रही। उसने आंसुओं पर काबू पाने के लिए खफीफ सी कोशिश की। मुझे लगा कि मेरी तरह तुम्हें भी शादी के लिए मजबूर किया जा रहा है। मेरे इजहार के बावजूद वो उसके सामने बिल्कुल इसी के अंदाज में बैठ गया था। हाँ, तुम्हारे इजहार के बावजूद, क्योंकि मुझे तुम्हारी बातें सिर्फ झूठ लग रही थी। हमारा साथ कोई 2-4 रोज़ का तो नहीं था। हम लोग बहुत अरसे से एक दूसरे को जानते थे। एक दूसरे के साथ इससे पहले मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि तुम मुझसे दूसरी किस्म की मोहब्बत करते हो। वलीद का कहका बहुत बेसाख्ता था। ये दूसरी किस्म की मोहब्बत क्या होती है भई? मैंने मैंने तो हमेशा से एक ही किस्म की मोहब्बत की है, सच्ची और पक्की मोहब्बत। अब तुम ही आगे बढ़ने के फ़न से नावाकिफ़ हो तो मेरा इसमें क्या कसूर है? वो बेहद शौक़ी से उसे देख रहा था। ज़ैनब ने पलकें उठाकर उसकी आँखों में दे झाँका और थक्के-थक्के से दाँत में हँस दी। मुझे दुनिया से बहुत डर लगता है। न जाने हमारी शादी लोगों ने कैसी-कैसी बातें बनाई होंगी। वलीद का दिल चाहा अपना सर पीट ले। ये लड़की मुर्गे की एक टाँग छोड़ती ही नहीं। दुनिया वालों के पास इतनी फुर्सत नहीं होती कि हर वक़्त हमें या हमारी शादी पर बातें करते रहें। वो जब हमारे मज़हब ने हमें नहीं रोका तो भाड़ में जाए सारी दुनिया। सिर्फ़ अपने फ़ायदे के लिए मज़हब का सहारा लेना कहाँ की शराफ़त है। कभी नमाज़ तो तुमने एक एक नहीं पढ़ी, उसने चोट की तो बग़ैर शर्मिंदा हुए हँसने लगा। अब पढ़ूँगा, बल्कि शुक्राने के नफ़ल भी अदा करूँगा और तुम्हें अपने अल्फ़ाज़ वापस लेने होंगे, क्योंकि नापसंद मैं नहीं बल्कि तुम। अब वलीद ने हैरान होकर उसकी तरफ देखा। बोली, मेरे इनकार को तुमने अना का मसला बना लिया। तभी तो शादी के बाद एक बार भी मुझसे ढंग से बात नहीं की। क्या वहाँ के फाड़ कर बोला, क्या ज़रूरी है कि इल्ज़ाम मेरे ही सर आए? मैं तो इस रात हर मामला निपटा देना चाहता था, मगर तुम तो मेरी शक्ल देखने की रवादार ना थी। कुछ मुझसे मैं तुमसे बात करता। बाद में जब मैंने खुद पेशकदमी करनी चाहिए तो तुमसे जवाबन थप्पड़ खाने को मिला। वो नरोठेपन से बोला और पहली बार ज़ैनब ने शर्मिंदा होकर नज़रें झुकाने की बजाय बहुत प्यार से अपने शरीके सफ़र को देखा था। अपनी इस हरकत के लिए मैं शर्मिंदा थी और हाँ हूँ भी। और मैंने तुमसे माफ़ी भी मांगी थी। पता नहीं तुमने मुझे माफ़ किया या नहीं। वलीद, जो बेख्तियार में हुआ था, यकीन करो मैंने तुम्हें जानबूझकर नहीं मारा था। और जो बदला तो तुम ले चुके हो। उसने कहते हुए सर से दुपट्टा हटा दिया। दाएं गाल पर उंगलियों के निशान सुबह वलीद ने हाथ की पुश्ते निशानों को छुआ। मैंने तुम्हें बेख्तियारी में नहीं मारा था, बल्कि जानबूझकर मारा। और वजह बदला लेना कतन नहीं थी। तुम अगर अब मेरी ज़िंदगी से निकलने की बात करोगी तो मैं तुम्हें इससे भी ज़्यादा ज़ोर से मारूंगा। वो बहुत अपनायत मोहब्बत से बोल रहा था, मगर आखिरी बात सुनकर ज़ैनब ने उसका हाथ झटक दिया। वलीद हंसने लगा। फिर टेबल पर पड़ा लाइटर उठाकर सिगरेट सुलगाने लगा, मगर इससे पहले ही ज़ैनब ने उसके होठों के बीच दबा सिगरेट खींच लिया। फिर खफी से बोली, मैं अपने घर में इस किस्म की फजूलियात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। अच्छा, तो फिर किस किस्म की फजूलियात बर्दाश्त करेंगी आप? सीने पर बाजू बांधकर वो शौक़ी से उसकी तरफ झुका। ज़ैनब उठ खड़ी हुई। अम्मा जी की आँख खुल गई तो मुझे ना पाकर परेशान होंगी। वलीद ने उसका हाथ खींचकर वापस बिठाया। पहले मेरी आंखों में झांक कर ये बताओ, तुम्हें मेरी मोहब्बत पर यकीन आया या नहीं? वो हरदर्मी से उसका हाथ थामे बैठा था। ज़ैनब ने बड़ी संजीदगी से उसकी आंखों में झाँका। ऐसे शख्स की मोहब्बत पर तो मैं यकीन कर ही नहीं सकती जो किसी और से शादी का इरादा रखता हो। वलीद ने होठों पर आई मुस्कुराहट बड़ी मुश्किल से रोकी। इरादा तो खैर मैं अभी भी रखता हूँ, बल्कि तुम इजाज़त दो तो मैं कल ही दूसरी शादी कर लूँ। कर लो, अपनी मोहब्बत का यकीन भी इसी को दिलाना। नाराज़गी से कहती हाथ छुड़ाकर वो दरवाजे की तरफ बढ़ गई, मगर वलीद के सामने आ जाने की वजह से उसके कदमों को वक्फा करना पड़ा। न जाने क्या हुआ था, मगर ज़िंदगी का रंग वलीद की ख्वाहिश के ऐन मुताबिक था। शादी तो खैर मैं कर ही लूँगा, अलबत्ता मोहब्बत मैं सिर्फ तुमसे करता हूँ। यकीन भी तुम्ही को दिलाना है। बंद दरवाजे से कमर टिकाए वो बड़ी शरारती जान में उसे देख रहा था। मुझे जाने दो। वलीद धड़-धड़ करते दिल को सँभालते हुए, वो हनूज़ संजीदा थी। मुझे अभी नींद नहीं आ रही और तुमसे भी बहुत सारी बातें भी करनी है। नींद ना आना तुम्हारा मसला है, पर किचन का रास्ता तुम्हें मालूम है। लिहाज़ा अपनी मदद ऐप के तहत काम करो। इसने बेनियाज़ी दिखाई। इतने दिनों से अपनी मदद आप ही कर रहा था, मगर अब कल तक इंतज़ार करो। वो तेज़ी से कहकर लॉक घुमाने लगी। अभी तो उसे गजरे भी पहनाने थे। ओह नो! यानी चाय के लिए भी कल तक इंतज़ार करना पड़ेगा। दिस इज़ नॉट फेयर। उसकी पुरतहजाद आवाज़ पर वो पलटी, फिर उसके बिखरे बालों को कुछ और मुंतशिर करके बोली, लंबी है गम की रात, मगर रात ही तो है। बहुत मैनी खेज़ अंदाज में कहकर वो तेज़ी से बाहर
نکل گئی اور اندر ولید قاسم بہت آسودگی سے مسکراتے ہوئے بیڈ پر گرنے کے انداز میں لیٹ گیا اور اس رات آسمان پر ٹمٹماتے ستارے کچھ اور ٹمٹمانے لگے اور ایک دوسرے سے پوچھا تھا محبت نے جیتنے کا فن کہاں سے سیکھا؟ اور یہ سوال سن کر ادھوری راتوں کے چاند نے ان کی عقل پر ماتم کیا، مگر وہ اپنی نازک چاندنی کو وارفتہ نگاہوں سے تکنا نہیں بھولا تھا۔ کبھی کبھی اپنی خوشیوں کو حاصل کرنے کے لیے جھکنا پڑتا ہے اور جھکنا رائے گاں نہیں ہوتا۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا ناول ختم ہوا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو ناول اچھا لگے گا۔ جلدی ملتے ہیں کسی اور ناول کے ساتھ۔ پلیز چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیا کیجیے۔ آپ کے سبسکرائب کرنے سے ایک تو آپ کو ویڈیو فوراً مل جائے گی، دوسری ہم بھی موٹیویٹ ہوتے ہیں، تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ جلدی ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔